नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, पांचवें दौर की वोटिंग से पहले इंडिया गठबंधन ने आज एक बड़ा दांव चुनाव में खेल दिया है। आज यह ऐलान किया गया है इंडिया गठबंधन की तरफ से कि सरकार जो है, अगर उनकी सरकार आती है तो गरीबों के लिए हर महीने 5 नहीं बल्कि 10 किलो अनाज देगी। और यह कहा गया है कि ये जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो अपने यहां है, अधिनियम नहीं बल्कि एक्ट है, नियम है, कानून है, उस कानून के तहत, खाद्य सुरक्षा कानून के तहत जो आज नरेंद्र मोदी 5 किलो अनाज देते हैं, हम 10 किलो अनाज देंगे। और ये बात कह रहे थे आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आज इन्होंने अखिलेश यादव और मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी लखनऊ में और वहां होटल ताज में, और वहीं पर इन्होंने ये बातें कही हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि ये एक महत्वपूर्ण घोषणा है। कांग्रेस और यूपीए की जो सरकार थी उसी ने खाद्य सुरक्षा कानून लाई थी वो सरकार, और आज मोदी जी उसी गरीबों के राशन पर अपनी तस्वीर चिपकाकर ये जता रहे हैं कि ये उन्होंने दिया है, बल्कि गरीबों का मुफ्त अनाज उनका कानूनी हक है, जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और श्रीमती सोनिया गांधी जी की हमारी सरकार ने सुनिश्चित किया था। इंडिया गठबंधन का यह मास्टर स्ट्रोक अब बीजेपी को धूल चटा सकता है दोस्तों। लेकिन पहले सुन लेते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे साहब की जुबानी क्या कुछ कह रहे हैं इस घोषणा के साथ साथ। सुनिए। यहाँ पर 5 केजी चावल की भूख चल रही है। महीने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त खाना दिया, 5 केजी देंगे। अरे भाई, फूड सिक्योरिटी एक्ट तो हमने लाया, कोई भी उस एक्ट के तहत कोर्ट जा सकता है अगर स्टॉप करे। तुमने तो कुछ भी नहीं किया, लेकिन मैं इतने 80 करोड़ लोगों को खाना, आप 5 किलो दे रहे हैं ना। हम गठबंधन की सरकार अगर आएगी, हम 10 केजी देंगे, 10 केजी। पहले का जो भी है वो तो है, लेकिन 10 केजी हम देंगे। और ये गारंटी के साथ इसलिए कह रहा हूं कि हम जो करे हैं, देख, अब कर्नाटक में हम किए और तेलंगाना में हमने किया, हम तो स्टेटों में किए। ये लोग आगे देने वाले 5 केजी मैं दे रहा हूं और मैं उसको आगे देखूंगा, ऐसा कुछ बोल रहे हैं। तो ये जो है, जो कुछ हुआ, ये हमारे गारंटीज कहीं हम बोल के नहीं करें, या मनरेगा का हो, या फूड सिक्योरिटी हो, या आरटीए हो, या आरटीई हो, ये सारी चीजें मन से किए गरीबों के लिए। तो अपने तमाम उस समय जो कानून लेके आए थे, चाहे फूड सिक्योरिटी एक्ट हो या आरटीई हो, राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, ये तमाम बातें जो हैं यहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे रखकर बता रहे हैं कि हमने जो किया है पिछले 10 साल, यानी इस 10 साल से पहले वाले 10 साल, 2004 से 2014 तक की जो मनमोहन सिंह की सरकार थी, उस सरकार ने, सोनिया गांधी ने जो कुछ किया वो हम ऑलरेडी धरातल पर ला चुके हैं, और उसी को आगे भुना रहे हैं नरेंद्र मोदी। और 5 किलो अनाज पर अपनी तस्वीर चिपकाकर ऐसा जताते हैं कि जैसे उन्होंने किया है, बल्कि ऐसा नहीं है। यह सारा काम ऑलरेडी यूपीए की सरकार कर चुकी है, और इसमें अब इजाफा करने का यहां पर करने की घोषणा कर रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, और साथ देते हुए इंडिया गठबंधन के घटक दल के मुखिया यानी समाजवादी पार्टी के नेता यहां पर अखिलेश यादव। तो क्योंकि बीजेपी के पास दोस्तों बात करने के लिए मुद्दे नहीं बचे हैं, और घूम फिर कर अब दूसरी तरफ देखा जाए, एक तरफ तो फूड की बात है, लेकिन दूसरी तरफ मुद्दों की जब बात होती है, जहां खान पान रहन सहन के साथ साथ नरेंद्र मोदी जी हिंदू मुसलमान पर आ जाते हैं। लेकिन हिंदू मुसलमान का जिक्र कल वो कर रहे थे नरेंद्र मोदी, एक चैनल को इंटरव्यू दे रहे थे और कह रहे थे कि मैंने आज तक ऐसा नहीं किया, अगर ऐसा करूंगा तो, ये तक उन्होंने कहा है। तो घूम फिर कर नरेंद्र मोदी हिंदू मुसलमान पर ही आ जाते हैं। आज नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र में थे तो उन्होंने फिर राम मंदिर के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा, और साथ ही उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना पर भी प्रहार किया, उसे नकली शिवसेना तक कह दिया। जबकि यही मोदी कल वाराणसी में एक पत्रकार से कह रहे थे कि मैं हिंदू मुसलमान करने लगूंगा तो सार्वजनिक जीवन से संन्यास ले लूंगा, सार्वजनिक जीवन में नहीं रह सकूंगा। यह देखकर आश्चर्य होता है कि मां गंगा के सामने, उसी गंगा तट के सामने किनारे खड़े होकर आप इंटरव्यू दे रहे हैं, और इस तरह कोई अपनी सच्चाई कैसे छिपा सकता है, कैसे कोई झूठ बोल सकता है।
मां गंगा ने बुलाया है कह रहे थे, क्योंकि ये मोदी ही थे जिन्होंने शमशान कब्रिस्तान की बातें की थी। ये मोदी ही थे जिन्होंने कपड़ों से पहचानने की बात की थी। ये मोदी ही थे जिन्होंने कहा था कि अगर ईद और बकरीद पे बिजली तो दीपावली पे बिजली क्यों नहीं। ये तमाम बातें किसने कही थी? आखिर ये भेद विभेद करने की कोशिश किसने की थी? ये सब आप याद कीजिए। और चुनावों के वक्त ही उन्होंने ये सारी बातें की थी, तो अब कैसे कह रहे हैं? और इस बार तो यह तक कह दिए कि जिनके बच्चे ज्यादा हैं, यहां तक कह दिया मुसलमानों के मुस्लिम लीग, मुसलमानों की आबादी, इन सब पर प्रहार किया। मुसलमान शब्द कह के शाब्दिक प्रहार किया था। यह सब कुछ इस बार हुआ है। आज फिर राम मंदिर का जिक्र करके मोदी ने बता दिया है कि उन्हें हिंदू मुसलमान के अलावा और किसी मुद्दे पर बात नहीं करना आता। आज प्रियंका गांधी ने उधर रायबरेली और अमेठी में थी प्रियंका गांधी, और वहां पर उन्होंने मोदी को हिंदू मुसलमान पर आईना दिखा दिया है। ये जरा हिंदू मुसलमान पर प्रियंका गांधी क्या कुछ कह रही हैं, सुनिए। आज तो ये हद हो गई है कि कल प्रधानमंत्री जी ने बोला कि मेरे पहले के सारे बयान गलत थे। वो 10 सालों से राजनीति कर रहे हैं धर्म के आधार पर। हर चुनाव को हिंदू मुसलमान बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? बनाते हैं। कल ये कहते हैं कि मैंने कभी ऐसा नहीं किया, कि अगर मैं ऐसा करता हूं तो मैं इस पद को रखने के मैं लायक ही नहीं हूं। तो 10 सालों से क्या कर रहे थे आप? मतलब या तो जो आप पहले कह रहे थे वो झूठ है, या जो आप अभी कह रहे हैं वो झूठ है, क्योंकि पूरा देश देख रहा है। तो ये झूठ फैलाने के अलावा ये कुछ नहीं करते। भाजपा के जितने भी नेता हैं, प्रधानमंत्री से लेकर आपके जो यहाँ के प्रत्याशी हैं, जनता को प्रताड़ित करना, धमकाना, डराना। यहाँ के जो प्रत्याशी हैं वो जमीन छीन रहे हैं जनता की। यही उनका काम है, झूठ फैलाना। तो झूठ के दम पर राजनीति कैसे होती है उसका पर्दाफाश कर रही है यहां प्रियंका गांधी। जनता भी अब मोदी की सीमाओं को समझने लगी है, और वही जनता यह भी देख रही है कि इंडिया गठबंधन के नेता कैसे उससे जुड़ी बातों को अपने भाषणों में उठा रहे हैं। आज अखिलेश यादव और मल्लिकार्जुन खड़गे जब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने बताया कि उत्तर प्रदेश में इंडिया कितनी सीटों पर जीत हासिल करने जा रही है और कहां थोड़ा मुकाबला है। आइए जरा सुन लेते हैं अखिलेश यादव की जुबानी। सुनिए क्या कुछ बता रहे हैं उत्तर प्रदेश की 80 सीटों के लिए। बुंदेलखंड का इलाका उत्तर प्रदेश का वो है जहां पर सबसे ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की। जो जन समर्थन मुझे कल दिखाई दिया है, बुंदेलखंड के लोग भारतीय जनता पार्टी को खंड खंड कर देंगे। वहां पर कोई भी खाता खुलने वाला भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। और मैंने कई बार कहा, फिर कहता हूं प्रेस के सामने, इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में 79 सीटें जीत रहा है और क्यूटो में लड़ाई में है। तो सुना आपने, इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में 79 सीटों पर जीत रहा है और क्योटो में लड़ाई में है। क्योटो मतलब वाराणसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि वाराणसी को मैं क्योटो बना दूंगा। क्योटो आप जानते हैं एक बहुत ही शानदार शहर है और वो है जापान का। तो जापान का क्योटो बना दूंगा मैं, इन्होंने कहा था। मोदी जी ने आज नहीं कहा था, ये 2014 की बात है, 10 साल हो गए। इसलिए यहां पर एक कटाक्ष ही सही, एक व्यंग ही सही, लेकिन यह बात यहां अखिलेश यादव कह रहे हैं कि क्योटो में इंडिया गठबंधन लड़ाई में है। बाकी 79 सीट्स पे इंडिया गठबंधन ऑलरेडी जीत रहा है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने एक सरकार का समर्थक माने जाने वाले चैनल के पत्रकार को यह भी कह दिया कि हम अपनी स्ट्रेटेजी आपको नहीं बताएंगे। यानी अब इंडिया गठबंधन के नेता एक तरफ जनता के बीच जाकर उनकी बातों को उठा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मीडिया को भी एहसास करा रहे हैं कि अब माहौल आप नहीं बनाएंगे बल्कि जनता ऑलरेडी बना चुकी है। आज प्रियंका गांधी ने भी अपने भाषण में कहा है कि मोदी जनता से कट गए हैं। उन्होंने मजाकिया लहजे में कहा कि मोदी जी कहते हैं कि कांग्रेस आपकी भैंस चुरा लेगी। मैं कांग्रेस की नेता हूं, आप अपनी भैंस संभालिए, मैं ले जाऊंगी। क्या कहा प्रियंका गांधी ने, जरा उनकी बातें सुन लेते हैं। भैंस का जिक्र तो लगातार बार बार आएगा ही जब तक ये चुनाव चलेंगे। आइए जरा सुन लेते हैं भैंस कौन किसकी खोल रहा है, सुनिए। आज तो ये हद हो गई है कि कल प्रधानमंत्री जी ने बोला कि मेरे पहले के सारे बयान गलत थे।
वो 10 सालों से राजनीति कर रहे हैं धर्म के आधार पर। हर चुनाव को हिंदू मुसलमान बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? बनाते हैं। कल ये कहते हैं कि मैंने कभी ऐसा नहीं किया, कि अगर मैं ऐसा करता हूं तो मैं इस पद को रखने के मैं लायक ही नहीं हूं। तो 10 सालों से क्या कर रहे थे आप? मतलब या तो जो आप पहले कह रहे थे वो झूठ है, या जो आप अभी कह रहे हैं वो झूठ है, क्योंकि पूरा देश देख रहा है। तो ये झूठ फैलाने के अलावा ये कुछ नहीं करते। चलिए, हिंदू मुसलमान वाली बाइट दोबारा आप सुन लिए, लेकिन भैंस चुरा लेने वाली बाइट भी जल्दी सुनाते हैं। तो इंडिया गठबंधन के नेता अब मोदी और बीजेपी की बातों को गलत ही साबित नहीं कर रहे हैं, बल्कि जनता के बीच उसका मजाक भी बना रहे हैं। और बीजेपी इतनी लाचार हो चुकी है कि वो इसका जवाब भी नहीं दे सकती, क्योंकि उसी ने इस इन गलत बातों को प्रचारित भी किया है। आप जानते हैं कि किस ढंग से बीजेपी गलत बातों को प्रचारित करती है। चुनावी हलचलों के बीच आज सुप्रीम कोर्ट से भी एक अहम फैसला आया है दोस्तों, जिसमें न्यूज क्लिक, आप जानते हैं न्यूज क्लिक जो है एक डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म है और बहुत ही शानदार प्लेटफॉर्म है, जिसने तहलका मचा के रख दिया ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर अलग अलग रिपोर्टिंग्स को में। तो न्यूज क्लिक के संपादक और संस्थापक प्रवीर पुरकायस्थ की गिरफ्तारी को आज सुप्रीम कोर्ट ने अवैध घोषित कर दिया, यानी कि गैर कानूनी ढंग से उन्हें गिरफ्तार किया गया था। उन्हें यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया गया था। उन्हें चीन की मदद के दुष्प्रचार के आरोप में यूएपीए लगाकर गिरफ्तार किया गया था, लेकिन अब अदालत उनकी गिरफ्तारी को गैर कानूनी मान रही है। तो अब सवाल उठने लगे हैं कि बीजेपी शासन में अभिव्यक्ति के अधिकार का इस्तेमाल करने पर कई और लोगों को जिस तरह गिरफ्तार किया गया है, क्या उनके भी रिहा होने का रास्ता खुल गया है? क्या अब केजरीवाल की गिरफ्तारी भी अवैध घोषित होगी? क्या अब हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी भी गैर कानूनी घोषित होगी? क्योंकि ये सब कुछ उसी तरफ से जाता हुआ दिखाई दे रहा है, जिधर आज प्रवीर पुरकायस्थ जो न्यूज क्लिक के संस्थापक संपादक हैं, उनको आज तत्काल रिहा करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया। सवाल यह भी है कि क्या उन पुलिस अधिकारियों पर कोई कार्रवाई होगी जिन्होंने गलत कारणों से एक पत्रकार को गिरफ्तार किया था? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इन फैसलों से भी संदेश मिल रहा है कि बीजेपी की मनमानी के दिन अब पूरे हो गए हैं? बहुत सारे सवाल, लेकिन भैंस पे आकर जरा और अटक जाते हैं हम। और भैंस वाली बाइट आप सुन लीजिए। प्रियंका गांधी ने भैंस खोलने वाली बात पर, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई मंच से कह चुके हैं, जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज तक नहीं किए, लेकिन जब अपने चहेते पत्रकारों को इंटरव्यू देते हैं तो कहते हैं हिंदू मुसलमान की तो मैंने आज तक कभी बात ही नहीं की, अगर मैं ऐसी बात करूंगा तो सार्वजनिक जीवन में नहीं रह सकूंगा। जब आप पब्लिक लाइफ में नहीं रह सकते तो फिर आज तक 10 साल तक आपने किया क्या? वो पूछ रही थी प्रियंका गांधी। अभी आपने एक बार नहीं बल्कि 2 बार सुन लिया, लेकिन भैंस खोलने की बात भी और बार बार कह रहे हैं। क्या झूठ के दम पर यह पूरा का पूरा 2024 का चुनाव चल रहा है? क्या बीजेपी सिर्फ और सिर्फ झूठ परोसकर 2024 का चुनाव जीतना चाहती है? वो सब आएंगे, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन एक बार भैंस वाली बाइट सुन लेते हैं प्रियंका गांधी की। सावधान हो जाइए, कांग्रेस पार्टी एक एक्सरे की मशीन लाएगी, आपके घरों में घुसेगी, आपके गहने मंगलसूत्र ले लेगी और किसी और को दे देगी। ये कह रहे हैं, गुजरात में गए, इन्होंने कहा कि सावधान रहिए, अगर आपके पास 2 भैंसे हैं तो कांग्रेस पार्टी एक भैंस चुरा लेगी। बताइए, भैंसों को पकड़ लो, मैं आ गई हूं, कांग्रेस की नेता हूं, क्या पता चुरा लूं। वो हिलेगी भी नहीं। तो बात यह है कि जब नेता 10 सालों के राज के बाद आपको अपने काम नहीं गिना सकता और आकर ऐसी बकवास की बातें करेगा जिससे ये पता चलता है कि वो आपसे कट गया है। मोदी जी कट गए हैं आपसे। तो सुन रहे थे आप, वो हिलेगी भी नहीं। और सबसे बड़ी बात यहां पर यह कह रही है प्रियंका गांधी कि अगर 10 साल से कोई नेता अगर अपने काम को नहीं गिना सकता है तो फिर क्या करेगा? ऐसी ही बातें करेगा। तो खैर, आइए दोस्तों, आज न्यूज पॉइंट में इन तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे और समझेंगे कि कैसे मोदी अब बैकफुट पर आ गए हैं,
कैसे बीजेपी बैकफुट पर है और पांचवें चरण से पहले विपक्ष का जो मास्टर स्ट्रोक है, उस मास्टर स्ट्रोक से अब अगला 3 चरण, 5वां, 6वां और 7वां, क्या यह बिल्कुल बोरिया बिस्तर बांधने की तरफ जा रहा है या यहां कम बैक भी हो सकता है? आइए समझते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाता हूं, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पर 6 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुनील शुक्ला जी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रेम कुमार जी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर मुकेश कुमार सिंह साहब, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रशांत टंडन जी, डॉक्टर दीपक पाचपोर जी और अमलेंदु उपाध्याय जी। आप सभी का स्वागत है, इस्तकबाल है, स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में। मजेदार चुनाव चल रहा है, बिल्कुल 2020 की तरह, इधर उधर दोनों तरफ, कोई चौका छक्का तो कोई आउट, कोई नो बॉल, सब फेंके जा रहा है। आना चाहता हूं सुनील शुक्ला जी आपके पास सबसे पहले। कोई भैंस खोलने की बात करता है तो कोई जाकर दाढ़ी भी बनवाता है, और इन सब के बीच आज जो 10 किलो अनाज की बात है वो भी उत्तर प्रदेश में ही, यहीं से लखनऊ से घोषणा होती है। इसको जरा समझना चाहता हूं बहुत गहराई से आप सबके जरिए कि ये 5 किलो की जगह 10 किलो अनाज, क्या ये मास्टर स्ट्रोक इसे माना जाए? क्या यहां से जो अभी तक इंडिया गठबंधन दावा कर रहा है कि हमारे कब्जे में ये चुनाव है, वो और मजबूत ग्रिप करता हुआ दिखाई देगा? 10 किलो अनाज कितना यहां बेनिफिट कर सकता है? धन्यवाद राजीव जी। नहीं, यह घोषणा तो निश्चित रूप से जी 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 ठीक है। इस घोषणा का तो निश्चित रूप से असर पड़ेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और उसके समर्थक इस बात का माहौल बनाने में लगे हुए थे कि आखिर जो ये अनाज मिल रहा है या जन सुविधाएं मिल रही हैं, कल्याणकारी योजनाओं के नाम पर जो लाभार्थियों की एक सूची बना रखी थी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, उनको यह समझाने का प्रयास किया बार बार। इस घोषणा से कम ये भी लोगों के बीच में यह तस्वीर साफ हो जाएगी कि वह जो निःशुल्क मिलने वाला अनाज है उस पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। राहुल गांधी पहले ही आर्थिक सहायता देने वाली जो बातें हैं वो घोषणा कर चुके हैं कि महिलाओं को 1 लाख रुपया देंगे और किसानों के कर्जे माफ़ करेंगे। तो जो किसानों को 6,000 रुपये का जो किसान सम्मान निधि है, उसके बारे में कांग्रेस और इंडिया दल समूह पहले से ही एक माहौल बनाए हुए हैं। अनाज को लेकर के निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी अपने लाभार्थियों को एक ये संदेश देने की कोशिश कर रही थी कि अभी इस बारे में कांग्रेस या इंडिया दल समूह कुछ भी नहीं कर रहा। तो इस घोषणा से निश्चित रूप से आने वाले चरणों में ही इस मुफ्त अनाज का मतलब है, क्योंकि अगर निःशुल्क चीज़ों को देने की अगर आप बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा किसी भी राज्य में सबसे ज़्यादा मुफ्त में चीज़ें दी जा रही थी तो वह केसीआर की सरकार दे रही थी तेलंगाना में। चाहे किसानों को हो, चाहे महिलाओं को हो, चाहे अल्पसंख्यकों को हो, किसी वर्ग की बात कीजिए आप, बहुत सारी चीज़ें मुफ्त में दे रही थी। लेकिन विधानसभा के चुनाव में वह निःशुल्क वितरण किसी काम नहीं आया जी। अन्य राज्यों में भी है तो, लेकिन जो हिंदी प्रदेश है इन राज्यों में निश्चित रूप से ये जो अनाज वाली घोषणा है इसका असर है। लेकिन अगर आप 5वें चरण के मतदान की बात करेंगे, खासतौर से उत्तर प्रदेश में अगर आप देखिए तो 2022 के विधानसभा चुनाव से ही तस्वीर साफ होने लगी थी। 2019 के चुनाव में इन 13 के 13 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज किया था। 19 में 14 में संभवतः 1 सीट मिली थी इनको। लेकिन 2022 का जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो इसमें से कोई ऐसी सीट नहीं है जिस सीट पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ समाजवादी पार्टी या कांग्रेस ने अपनी जबरदस्त राजनीतिक मौजूदगी न प्रदर्शित की। कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जी। चाहे आप अवध का क्षेत्र ले लीजिए और चाहे बुंदेलखंड का क्षेत्र ले लीजिए। 5 सीटें ऐसी हैं जिनमें जीत हार 30,000 से 70,000 वोटों के बीच में हुई है, जिसमें लखनऊ के पास का कंस्टिट्यूंसी मोहनलालगंज शामिल है, इलाहाबाद के पास की कंस्टिट्यूंसी कौशाम्बी शामिल है, जहाँ पे ये गोंडा शामिल है, बांदा शामिल है और फैजाबाद शामिल है। ये 5 जहाँ ये जीत हार 30 से 70,000 के बीच में हुई है। और इन 5 संसदीय क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने जबरदस्त जीत दर्ज की। कौशाम्बी जिले में 3 के 3 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती और जो बाकी 2 सीटें हैं वह रघुराज प्रताप सिंह की पार्टी ने जीता है।
और रघुराज प्रताप सिंह के से अमित शाह साहब मिल चुके, जी। कल उनसे संजीव बालियान साहब मिलने गए थे, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मिल चुके और उन्होंने साफ साफ कहा कि मैं अपने कार्यकर्ताओं को इस बात की आजादी देता हूं कि सोच समझकर जिसको चाहे उसको वोट दें। उन्होंने बीजेपी के पक्ष में मतदान नहीं किया। तो अब ये आपको कौशाम्बी की सीट कहां जाएगी, आप इसका अनुमान आसानी से लगा सकते हैं। मोहनलालगंज सीट के बारे में भी आप यही सोच लीजिए कि मोहनलालगंज सीट में जबरदस्त तरह का एक एंटी इनकम्बेंसी है जी। और उस इलाके में भी समाजवादी पार्टी ने अपने जीत विधानसभा में दर्ज की और ये जो पंचायतों के चुनाव हुए उन चुनावों में भी समाजवादी पार्टी ने महत्वपूर्ण जीतें दर्ज की। आप अमेठी और रायबरेली को देख लीजिए। रायबरेली की 5 सीटों में से 4 सीटें समाजवादी पार्टी के पास है, 1 सीट का बीजेपी के पास है और वो जो बीजेपी की विधायक हैं उन्होंने साफ साफ भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में वोट मांगने से मना कर दिया आदित्य और उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं किया जा सकता। दिनेश प्रताप सिंह के साथ अखिलेश सिंह के कैसे संबंध रहे हैं, धुन्नी सिंह के जमाने से इस परिवार दोनों परिवारों के बीच किस तरह के रिश्ते रहे हैं, पूरा अमेठी जानता। यहाँ तक कि कांग्रेस की विधायक होते हुए भी अदिति सिंह के ऊपर किस तरह के हमले कराए गए चुनाव के दौरान, यह भी अदिति सिंह को पता है। उन्होंने साफ साफ कर दिया गोया कि कोई भी जनप्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं रहे बरेली में। मनोज पांडे के ऊपर इतना दबाव पड़ा, मनोज पांडे ने भी प्रचार करने से मना कर दिया। अलग से मुलाकात की भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम नेताओं ने। तो आप रायबरेली की कल्पना कर सकते हैं कि क्या इस समय भारतीय जनता पार्टी के पास स्थिति है। और पिछले कई सालों में आप ये सब कहिए कि भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत नेतृत्व भी नहीं पैदा कर सकी अपने स्तर पर रायबरेली में। दिनेश प्रताप सिंह भी आयातित नेता है, ये मूलतः कांग्रेस के नेता थे जो आज बीजेपी में है। अमेठी की भी स्थिति आप देख लीजिए। अमेठी की सीटों में हालांकि निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी के जो 2 विधायक थे उसमें से दोनों के दोनों राज्यसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मदद करते नजर आए, लेकिन समाजवादी पार्टी की उपस्थिति पंचायतों के चुनाव में जबरदस्त नजर आई जी। और तमाम नेताओं को आकर्षित करने का प्रयास किया बीजेपी में, लेकिन वो सफलता नहीं मिल पाई। उम्मीदवार भी उन्होंने एक ऐसा उतारा जिसके ऊपर कम से कम बाहरी होने का आरोप नहीं लग सकता या अप्रवासी होने का आरोप नहीं लगा सकता या अचानक चुनाव में उतरने का आरोप नहीं लगाया जा सकता। और पूरा का पूरा गांधी नेहरू परिवार अमेठी में चुनाव प्रचार में लगा हुआ है। तो आप जितने सीटें देखते चले जाएंगे 13 की 13 सीटों में से शायद कोई ऐसी सीट है जिसको आप ये कह सकते हैं कि एक तरफा चुनाव होगा बीजेपी के लिए ये 5वें चरण में। तो कांग्रेस ने या इंडिया दल समूह ने जो झांसी में का उल्लेख किया अभी अखिलेश सिंह ने अपने वक्तव्य में, अगर उस वीडियो को देखिए जो झांसी में रैली हुई है, आप उस बेल्ट में जो बुंदेलखंड के जो इलाके हैं, चाहे जालौन, चाहे बांदा, चाहे हमीरपुर या झांसी मेरे ख्याल से 5वें फेज में नहीं, आगे वाले फेज में है, इसी में मैं बोल रहा हूँ। लेकिन किसी भी क्षेत्र, कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां समाजवादी पार्टी ने विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस को मजबूती से टक्कर न दिया। तो आप इन 13 की 13 सीटों में जो एक तरफा लड़ाई थी पिछली बार, वो नहीं है। तो मेरा अपना ये मानना है कि 2019 का जो प्रदर्शन था बीजेपी का, यह इन सीटों पर संभव नहीं है। अन्य राज्यों की भी स्थिति आप देख सकते हैं, चाहे बिहार हो, चाहे झारखंड हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो। जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनौतियां हैं अपनी सीटों को बरकरार रखने का या इंडिया दल समूह के साथ उन सीटों को छीनने का, वह भी स्थिति नहीं बन रही है। तो अब ये जरूर है कि 5वें चरण, 4थे चरण तक काफी कुछ स्थिति साफ हो गई और पहले चरण से लेकर के जो इस चुनाव का टोन सेट हुआ, टोन की भारतीय जनता पार्टी अपना कोई नैरेटिव नहीं चला पा रही है। भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व का नारा असफल हो गया है। वह राम मंदिर के नाम पर लोगों को आकर्षित करने में विफल है। अपनी योजनाओं का नाम नहीं ले पा रही है। वो जिन योजनाओं के नाम पर ढिढोरा पीटती रही कि हमने वो एक अलग तरह का और गेम चेंजर प्रोग्राम लाई है, उसके चर्चा तक नहीं करती। तो सवाल इस बात का है कि अगर आप अपने गवर्नेंस की बात नहीं कर रहे हैं, जो आपकी राजनीतिक रणनीति है वो आप काम नहीं कर रही है, हिंदुत्व का नारा आपका असफल है, आपके राजनीतिक कार्यकर्ताओं में उत्साह नहीं है, आपका बोलता हुआ मतदाता शांत है, दूसरी तरफ आपका विरोधी मतदाता है वो कंसोलिडेट है,
जी। इस बार कोई त्रिकोणीय संघर्ष नहीं है। अगर एक बात कही जा रही थी कि बहुजन समाज पार्टी की उपस्थिति से संभवतः त्रिकोणीय मुकाबला हो जाए, मुझे कहीं नजर नहीं आता, किसी भी क्षेत्र में नजर नहीं आता। लेकिन समाजवादी पार्टी ने जो अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं, उसमें सबसे बड़ा एक महत्वपूर्ण परिवर्तन मैं देखता हूं, जो 2014-2019 में नहीं दिखाई पड़ा था, वह यह है कि वह अपने MOI समीकरण से बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं और उन्होंने विभिन्न वर्गों के लोगों को अपने उम्मीदवारी में तय किया है। एक दूसरा उल्लेख आपको मैं करना चाहूंगा कि इन किसी भी क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी बिना किसी लहर के कभी चुनाव नहीं जीती है। जी। कोई भी चुनाव, 1-2 सीटें ऐसी हैं जिसपे भी भारतीय जनसंघ चुनाव जीता है, बाकी आगे आकर के केवल चुनाव जीते हैं 96 में, 98 में, 99 में, फिर सूखा पड़ गया, फिर आकर के 2014 में और 2019 में। 96, 98, 99 में अटल बिहारी वाजपेयी जी का दौर था, उस समय एक एंटी इंकम्बेंसी कांग्रेस सरकार के खिलाफ थी और एक माहौल था उस सरकार के खिलाफ, और उस अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर यहाँ तक कि 1991 में भी वो सफलता नहीं मिल पाई थी। जी। आप बनारस जैसे सीटों को ले सकते हैं कि जहाँ पे सफलता मिली थी बीजेपी को, अन्य बहुत सारी सीटें जहाँ सफलता नहीं मिली। 96 में सफलता मिली, 98 मिली, 99 मिली और 2014 में मिली, 2019 में मिली। सामान्य राजनीतिक परिस्थितियों में हुए चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को न तो जन समर्थन मिला और न ही मत प्रतिशत बढ़ा। हार जीत के आधार पर भी आप मूल्यांकन नहीं कर सकते। व्यक्तिगत तौर पर मैं नहीं मानता कि उस पार्टी पार्टी हार गई तो लोगों ने खारिज कर दिया। इस आधार पर भी मूल्यांकन होना चाहिए कि उसको किस तरह का जन समर्थन मिला, कितने प्रतिशत लोग उनके पक्ष में खड़े हुए। वह भी 2009 के चुनाव में नहीं है। एक मुश्किल से एक सीट आपको मिलेगी जहां दहाई में मत प्रतिशत है बीजेपी का, तो वो अगर कोई लहर नहीं है तो वह चुनौती है बीजेपी के सामने। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदाताओं का जो कंसोलिडेशन है, मतलब एकताबद्ध होना है, यह बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है। बीजेपी इसका कैसे मुकाबला करेगी यह तो आने वाला समय बताएगा। जी बिल्कुल, बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। एक तरफ लहर के बिना बीजेपी सत्ता पर काबिज नहीं हुई। 2014 की लहर एक अलग थी और 2019 की लहर भी हमने देखी, लेकिन 2024 में क्या कोई लहर है? और एक तथ्य और भी बहुत ही इंपॉर्टेंट तथ्य है जो आप सबके सामने रखना चाहता हूं। तथ्य यह है कि बीजेपी अपने घोड़े पर दांव नहीं लगा के बल्कि आयातित घोड़ों पर दांव लगाती है, और इसका बहुत जीता जागता उदाहरण आपके सामने रख रहा हूं। इस बार बीजेपी 435 सीटों पे चुनाव लड़ रही है। अभी तक 435 सीटों के जो कैंडिडेट बीजेपी ने डिक्लेयर किए, जिसमें 4 चरणों के मतदान हो गए हैं, बाकी 3 चरण बाकी हैं, और इसमें 106, जी हां, 106 कैंडिडेट ऐसे हैं जो 2014 से 2024 के बीच बीजेपी में दूसरे दलों से आए हैं। 106 कैंडिडेट दूसरे दलों से आए हुए जो इस बार 2024 में बीजेपी के कैंडिडेट के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। तो आयातित तो वहां भी हैं। और मजेदार तथ्य, इनमें से 106 में से 90 कैंडिडेट ऐसे हैं जो अभी पिछले 5 साल में बीजेपी ज्वाइन किए हैं। पिछले 5 साल में बीजेपी ज्वाइन किए हुए 90 कैंडिडेट 106 में से, तो टोटल आप समझ लीजिए कि क्वार्टर यानी 25% आपके ऐसे कैंडिडेट हैं जो आयातित हैं, बाहर से लाए गए हैं, दूसरे दलों से लाए गए हैं। तो यहां सुनील शुक्ला जी, एक तथ्य उसमें और जोड़ रहा हूं जो आप कह रहे थे कि लहर भी चाहिए और अपने कैंडिडेट पे भरोसा नहीं है, बाहर से आयातित भी चाहिए, तभी कुछ कर पाएंगे। लेकिन क्या इस बार सब कुछ है? क्या जो आयातित कैंडिडेट हैं उन पे जनता का भरोसा बना पाएगी बीजेपी? ये एक बड़ा सवाल है, इस पे भी आएंगे। लेकिन मास्टर स्ट्रोक की बात कर रहे हैं और इन सब के बीच जो आज 5 नहीं बल्कि हम 10 किलो अनाज देंगे, अगर आप कह रहे हैं कि लाभार्थी वर्ग तैयार हो चुका है और उनको, और राइट टू फूड के तहत भोजन का अधिकार सबको है, हिंदुस्तान में पैदा हुआ एक एक इंसान को है, राइट टू फूड कानून उस पर लागू होता है, तो 5 किलो से काम नहीं चलेगा बल्कि हम 10 किलो देंगे। यह बात, इसकी घोषणा आज लखनऊ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में की गई है मल्लिकार्जुन खड़गे और अखिलेश यादव की तरफ से। जरा आना चाहता हूं प्रेम कुमार जी आपके पास, कैसे देखते हैं इसको? और जो आंकड़े हैं, इन आंकड़ों के आधार पर क्या अब इतना साफ साफ तस्वीर हमारे सामने आ सकती है कि जब कोई लहर नहीं और आयातित लोग हैं तो कैसे नैया पार लगेगी? क्या सचमुच बैकफुट पे है बीजेपी? शुक्रिया राजीव जी। देखिए, आयातित उम्मीदवार ही नहीं है बीजेपी में भाई। अब तो आयातित
नेता भी हैं। कहाँ? वो क्योटो में। क्योटो में जब नरेंद्र मोदी जी नॉमिनेशन फाइल करते हैं तो अब उनको भरोसा खत्म हो गया कि मेरे नाम से भीड़ जुटेगी। भरोसा ही खत्म हो गया। तो उनको लगा कि भाई अब दलित नेताओं को बुलाओ, जो पिछड़े ने अति पिछड़े नेताओं को बुलाओ, ताकि भीड़ भी जुटे और जो हमारा कॉन्फिडेंस है वो भी वापस आए। नहीं तो क्या वो अकेले बनारस में नहीं कर सकते थे ऐसा कि उनको बुलाना पड़ा? चिराग पासवान को, पारस पासवान को, रामदास अठावले को, एकनाथ शिंदे को, इन सबको बुलाना पड़ा ना। और कहा यह गया कि एनडीए को एकजुट करके हमने संदेश दिया है। और उनकी गोदी मीडिया बोली कि इंडिया गठबंधन ऐसा नहीं कर पा रहा है। अरे तो इंडिया गठबंधन 380 सीट पर चुनाव हो जाएगा तब करेगा क्या? 380 सीट पर चुनाव हो गया तब मोदी जी को बुद्धि आई कि एनडीए को एकजुट होने का संदेश देना है। अरे अपनी सीट बचाने के लिए उन्होंने एनडीए को एकजुट किया, पूरे देश में उनको जरूरत नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि 4 चरण आते आते तस्वीर क्लियर हो चुकी थी कि इस चुनाव में क्या होने जा रहा है। अब तो अपनी सीट कैसे बचे यह चिंता में आ गए हैं। अब अपनी सीट बचाने के लिए उनको तमाम जो बनारस का इक्वेशन है उसके हिसाब से दलित वोटों को जोड़ना पड़ रहा है, अति पिछड़ों को जोड़ना पड़ रहा है। कैसे जुटे? देश के सारे मतदाताओं में ये संदेश साफ जा चुका है कि ये सरकार दोबारा आएगी तो संविधान नहीं बचेगा, आरक्षण नहीं बचेगा। और ये बात दिख भी रही है। नरेंद्र मोदी के भाषण में देखिए, आज कह रहे हैं कि हम हिंदू मुसलमान मानते ही नहीं है, मतलब हिंदू मुसलमान सब मेरे लिए एक जैसे हैं, और अगर हिंदू मुस्लिम करते तो हम सार्वजनिक जीवन में नहीं रह सकते थे। अरे अधिकार नहीं है आपको सार्वजनिक जीवन में रहने का, ये बोल करके कि कपड़ों से पहचानो, ये बोल करके कि देश का जो विपक्ष है वो देश विरोधी है, ये बोल करके कि देश का विपक्ष जो है अधिक बच्चा पैदा करने वाला कोई देश में समुदाय है जिसके लिए काम करना चाहता है। ये देश में अधिक बच्चा पैदा करने वाला समुदाय, ऐसा बोलने वाले व्यक्ति को सार्वजनिक जीवन में रहने का क्या अधिकार है? जो अपने देश के अल्पसंख्यक समुदाय को, मुसलमान को घुसपैठिया बोले जो नेता, उसको इस देश में सार्वजनिक जीवन में रहने का क्या अधिकार है? आपने जो बात रखी है वास्तव में वो सवाल बनकर आपसे पूछा जा रहा है। और कल आपने ये बात कही और आज फिर आप उसी एजेंडे पर लौट आए और आज फिर महाराष्ट्र से वैसी ही बातें कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। बिना नफरत की सियासत के आपसे राजनीति होती नहीं है। आपने अपनी पार्टी में तय कर लिया कि एक भी मुसलमान को टिकट नहीं देंगे, चुनाव नहीं लड़ाएंगे। इससे ज्यादा और क्या प्रमाण चाहिए कि आप हिंदू मुस्लिम करते हैं, खुलकर करते हैं, खुलकर बोलते हैं। प्रेम कुमार जी, इस साइकोलॉजी को जरा समझाइए कि जब आप समझते हैं, हम समझते हैं, देश दुनिया के लोग समझते हैं कि मोदी जी कल कुछ और कह रहे थे, आज कुछ और कह रहे हैं, हिंदू मुसलमान पे बयान दे रहे हैं देश के सबसे बड़े चैनल को, और कह रहे हैं कि अगर मैं हिंदू मुसलमान करूंगा तो सार्वजनिक जीवन में मुझे रहने का कोई अधिकार ही नहीं होगा, रह ही नहीं सकूंगा। फिर निकलते हैं और फिर उसी पे आ जाते हैं। तो क्या हम आप जैसी जनता जो है वो महामूर्ख है, या हमको महामूर्ख का तमगा लगा करके ही देखा जा रहा है, या उसी चश्मे से देखा जा रहा है कि ये मूर्खों को हम जो भी कहेंगे वही ये लोग, ये जो महामूर्ख हैं ये वही समझेंगे? क्या हम ही लोग महामूर्ख हैं जो इन बातों को समझ नहीं पा रहे हैं? हम जैसी जनता, हमसे मतलब ये नहीं कि मैं एक पत्रकार, आप एक पत्रकार, वो नहीं, उससे बाहर निकल के जरा इस साइकोलॉजी को समझाइए। मैं समझ नहीं पाता हूं, कई बार परेशान भी होता हूं कि भाई कोई आदमी सरासर मुंह पे झूठ कैसे कह सकता है? मंच पे खड़े होकर आप कैसे इतनी झूठ कह सकते हैं? दरअसल राजीव जी, नरेंद्र मोदी जी को सफलताएं लगातार मिली हैं, चाहे जिस किसी तरीके से मिले, चाहे जो भी जोर लगाकर उन्होंने हासिल की हो, लेकिन उनको सफलताएं मिली हैं।
तो ये सफलता का नशा है कि वो अंबानी अडानी पर भी वो टिप्पणी करते हैं जिस मोर्चे पर विपक्ष सबसे ज्यादा हमलावर है, वहां सीधे यू टर्न लेते हैं और एक ऐसी बात कह जाते हैं जिसको कि जो पचता नहीं है। हमें विश्वास नहीं होता है कि नरेंद्र मोदी ऐसा कैसे कह सकते हैं कि अंबानी अडानी बोरे में भरकर काला धन भाई राहुल गांधी और कांग्रेस को ले जाकर के दे रहे हैं। ये बात तो पचती ही नहीं है। तो उसी तरीके से ये बात भी नहीं पच रही कि हिंदू मुसलमान वो नहीं करते। अब बात है कि फिर ऐसा कह क्यों रही? क्या जनता को बेवकूफ समझ रखा है? भाई जनता को तो बेवकूफ नीतीश कुमार ने भी नहीं समझा है, लेकिन नीतीश कुमार जिस मनोदशा से गुजर रहे हैं उसको जनता समझ रही है और वही रोग लग गया है इनको भी। ये समान किस्म की बीमारी है कि कब क्या बोल रहे हैं इनको पता नहीं चल रहा है। एक दिन बोलते हैं, दूसरे दिन फील्ड से गायब, फिर कल कुछ बोलते हैं, आज कुछ और बोलते हैं। इसको आप ये कह सकते हैं रणनीतिक कौशल नहीं, ये ऐसा समय जब आदमी आत्मघाती कदम उठाता है जिसको पता नहीं चलता हम क्या करें। हताश होना जिसको बोलते हैं, हताश होने पर कोई क्या व्यवहार करेगा आप आकलन कर सकते हैं क्या? हताश होने पर व्यक्ति ऐसा ही आचरण करता है कि एक दिन बोले कि हिंदू मुसलमान हम नहीं करते और दूसरे दिन फिर से हिंदू मुसलमान पर उतर आता है। इस मनोदशा को हताश होना बोलते हैं, इस मनोदशा को वो बीमारी बोलते हैं जिससे नीतीश कुमार जी गुजर रहे हैं। ये इस अवस्था में वो आ चुके हैं और इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि टिप्पणी करने की आवश्यकता है। जी 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 बिल्कुल, उस मनोदशा को समझने की हम कोशिश कर रहे थे। आना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी जरा आपके पास और आपसे भी समझूं। मास्टर स्ट्रोक 10 किलो अनाज, उसका जिक्र हम बार बार कर रहे हैं और इसलिए भी कर रहा हूं कि 5 किलो को हितग्राही या लाभार्थी या कुछ और कई सारे ऐसे शब्दों के साथ इस्तेमाल किया गया और चुनाव में बताया गया। कई लोग बताते रहे, जो बड़े बड़े सेफोलॉजिस्ट हैं वो बताते रहे कि यही सबसे बड़ा वोट बैंक आज की तारीख में बीजेपी का बन गया है। क्या आपको भी लगता है कि ये बहुत बड़ा वर्ग है जो बीजेपी का वोट बैंक है, और अगर 5 किलो की जगह उनको 10 किलो अनाज देने की बात अगर कोई कर रहा है, कोई दल या कोई ग्रुप कर रहा है, जैसे इंडिया ब्लॉक की बात करें, कर रहा है, तो क्या ये दल अब इधर आ सकता है या ऐसा कुछ नहीं है? क्या कुछ है इसके इस पे ये समझना बहुत ज़रूरी है। ज़रा इसको समझाइए, और इससे क्या चुनाव पे कोई इफेक्ट पड़ता हुआ दिखाई देता है आपको? राजीव जी, 1 मिनट के लिए चुनाव को किनारे रख के भी अगर हम देखें जी, तो इस देश में जिसको आप कह रहे हैं विश्व गुरु है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, इसमें अगर एक भी व्यक्ति भूखा सो रहा है तो कलंक है इस देश की सरकार पर और देश की जनता पर और तमाम अर्थशास्त्रियों पर। तो और मोदी जी जिस प्रकार की अर्थव्यवस्था छोड़कर जाएंगे, जितना खोखला इन्होंने कर दिया, इन आंकड़ों में मत जाइए, आंकड़े सब घालमेल है। सत्ता से हटने के बाद सही आंकड़े सामने आएंगे और जो आंकड़े उपलब्ध भी हैं वो भी दशा बहुत अलार्मिंग बता रहे हैं, चेतावनी वाली। तो जिस प्रकार की अर्थव्यवस्था छोड़कर मोदी जी जा रहे हैं और कोई भी नई सरकार आएगी, वो कितने भी अच्छे कदम उठाए, कितनी भी तेजी से कदम उठाए, लेकिन करोड़ों लोगों को तुरंत राहत की जरूरत होगी, वरना लोग भूख से मरेंगे। ये स्थिति आ गई है। इसलिए मैं इसको जरा चुनाव से हटके भी देख रहा हूं। राइट टू फूड अधिकार है लोगों का। और दूसरी बात कि जो ये मोदी का प्रचार है बीजेपी का, केवल ये जो 80 करोड़ लोगों को फ्री फूड देने का ये प्रचार है, और ये प्रचार सिर्फ प्रचार अगर ये नहीं होता तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हुए और इन्हीं का मीडिया इस बात को लाभार्थी फैक्टर निकल कर आए, इसकी चर्चा आप कर रहे हैं जी, कि लाभार्थी अपने आप में एक वोट बैंक है। तो इस प्रदेश के जो सबसे गरीब क्षेत्र है, पूर्वांचल के गरीब जिले हैं उत्तर प्रदेश के,
वहां से बीजेपी ने सबसे ज्यादा सीटें खोई थी। 50 सीटें कम हुई थी, 50 में से 32-34 सीटें तो वहां से खोई थी, जो बहुत गरीब जिले हैं। तो गरीब लोग 5 किलो के राशन पे वोट दे देते हैं, ये बिल्कुल गलत धारणा है। और अब जब चुनाव हो रहे हैं राजीव जी, तो बहुत से गरीब लोग कैमरे के सामने आके ये बोल रहे हैं कि हाँ मुश्किल में है, लेकिन संविधान को बचाना जरूरी है, लोकतंत्र को बचाना जरूरी है। गरीब लोग बोल रहे हैं जी। ये जो शहरी मिडिल क्लास है, ये तो सैटरडे संडे की छुट्टी और उसके साथ चुनाव हो जाए तो चला जाता है नैनीताल घूमने, मसूरी घूमने। ये लोकतंत्र गरीब आदमी बचाता है, गांव में रहने वाला व्यक्ति बचाता है। और वो व्यक्ति 5 किलो राशन में नहीं खरीदा जा रहा, ये प्रचार का एक हिस्सा है। ये जो आज मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने किया, वो उस प्रचार में छेद करेगा। जनता का तो भला हो गई, क्योंकि ये कह रहे तो इम्प्लीमेंट भी करेंगे, लेकिन उस प्रचार को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि इस वक्त सरकार के पास कुछ और तरीका नहीं है। दूसरी बात, जो इंडिकेशंस मिल रहे हैं तमाम राज्यों से, महाराष्ट्र से, बिहार से, उत्तर प्रदेश जो कि गढ़ है, कर्नाटक से जहां से 28 में से 25 सीटें बीजेपी ले आई थी, मेजर लॉसेस सुनाई दे रहे हैं। जी। तमाम लोगों के आकलन हो रहे हैं कि बहुत बड़ी हार वहां पे हो रही है, सीटें कम हो रही हैं। और ये सीटें कम होने का मतलब है कि बीजेपी के लिए बड़ा संकट का सामना होगा तीसरी बार सरकार बनाने के लिए। आसान नहीं है, बहुत मुश्किल रहा है। और लगातार रिपोर्ट्स आ रही हैं कि महाराष्ट्र में और बिहार में तो खासकर बहुत ही निगेटिव रिपोर्ट आ रही है। उत्तर प्रदेश से खबरें मिल रही हैं कि बहुत बुरा हाल होगा बीजेपी का। योगेंद्र यादव हमारे इंटरव्यू में कह चुके हैं कि 50 सीटों से कम आएंगी बीजेपी को। 50 सीटों से अगर कम आ रही है बीजेपी, तो आप ये मान लीजिए उत्तर प्रदेश में जी, तो ये मान लीजिए कि फिर सरकार इनकी नहीं बन रही अगर ये बात हो जाती है तो। तीसरी बात, जो मोदी साहब ने 24 घंटे के अंदर वापस हिंदू मुसलमान पे आ गए, इसकी चर्चा आप कर रहे हैं कि कल एक इंटरव्यू आता है उन्हीं के समर्थक मीडिया में जी। और जिसमें कह रहे हैं कि अगर मैं हिंदू मुसलमान करूंगा तो मैं सार्वजनिक जीवन से संन्यास ले लूंगा। और उस बात को 24 घंटे भी नहीं हुए और फिर हिंदू मुसलमान का जहर उनके मुंह से सुनाई देता है। ये क्या वजह है? जैसे आप कहते हैं, क्या वो जनता को बेवकूफ समझते हैं? बिल्कुल बेवकूफ समझते हैं। और जो इस बात पे विश्वास कर ले रहे हो कल के इंटरव्यू में मोदी जी के ऊपर, तो वाकई वो मूर्ख हैं। ये मोदी जी खुद कह रहे हैं कि आप मूर्ख हैं, क्योंकि आप हमारी बात पे विश्वास कर रहे हैं। 24 घंटे के अंदर अगर वो पलट जाते हैं। और दूसरे, सबसे बड़ी शर्म की बात इस देश के चुनाव आयोग के लिए है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का पहला सेंटेंस यही कहता है कि आप धर्म के आधार पर वोट नहीं मांगेंगे, जी। धर्म के आधार पर समाज को बांटने का काम नहीं करेंगे। ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की शुरुआती लाइनें कह रही हैं। और ये तीनों चुनाव आयुक्त कान में रुई डाल के बैठे हुए हैं चुनाव आयोग में। बड़े शर्म की बात है। इनके ऊपर संविधान की रक्षा करने की जिम्मेदारी है, लेकिन बहुत अफसोस की बात है। और तीसरी और आखिरी बात राजीव जी, जिस समर्थक मीडिया में जो दिन रात हिंदू मुसलमान करता है, जो दिन रात मोदी जी के गुणगान गाता है, सब जगह इंटरव्यू आ गए हैं कि आप आम कैसे खाते हैं, आप सोते कब हैं, आपके अंदर इतनी एनर्जी कहाँ से आती है, जी। दुनिया भर की बातें, इस तरीके के इंटरव्यू आ गए सब जगह। उसी मीडिया पर अगर आप ये कह रहे हैं कि मैं हिंदू मुसलमान नहीं करता हूं, अगर मैं करूंगा तो मैं संन्यास ले लूंगा सार्वजनिक जीवन से, और 24 घंटे के अंदर अपनी बात पे पलट जाते हैं, आप अपने ही मीडिया की क्रेडिबिलिटी गिरा रहे हैं। और यही कारण है राजीव जी कि आज यूट्यूब वाला जो मीडिया है, जो डिजिटल मीडिया है, वो लोकप्रिय हो रहा है। उसकी बात जनता मान रही है कि ये सच बोल रहे हैं
और ये टीवी मीडिया झूठा है, ये नफरत की बात करता है। आप गांव में जाएंगे, शहर में जाएंगे, छोटे शहर या बड़े शहर, लोग इनके नाम पे थूकते हैं। मुझे बड़ा अफसोस है कि मुझे ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना पड़ा, लेकिन ये सच है। और मोदी जी इसी बात को, इसी भावना को और बल दे रहे हैं कि वो साबित कर रहे हैं कि देखो ये मीडिया कितना झूठा है। इस मीडिया में आके मैं कहता हूं कि मैं हिंदू मुसलमान करूंगा तो मैं संन्यास ले लूंगा सार्वजनिक जीवन से, और उसके 24 घंटे के अंदर वो बातें पब्लिक मीटिंग में करते हैं। अपने ही मीडिया का नुकसान कर रहे हो। यही वजह है कि आज डिजिटल मीडिया की क्रेडिबिलिटी बहुत ऊपर है। केवल आपके चैनल की नहीं, आपके चैनल को तो 1 करोड़ लोग रोज देख रहे हैं, तमाम और लोगों को भी। आप देखिए कि ध्रुव राठी, कोई और भी तमाम सारे पत्रकार जो कर रहे हैं, उनके वीडियो लाखों करोड़ों में शेयर हो रहे हैं जी। उनकी बात लोग मान रहे हैं। मतलब मेट्रो स्टेशन पे, कहीं और पब्लिक में, बाजार में आप जाएं तो उनके मोबाइल पे वो वीडियो हैं, यंग जनरेशन के युवाओं के मोबाइल पे। मोदी जी इस बात को प्रमोट कर रहे हैं कि मेरा मीडिया झूठा है, दूसरा मीडिया देखो। राजीव जी जी, ये आप एक दूसरे नैरेटिव और बहुत शानदार नैरेटिव की तरफ आप जा रहे हैं कि मेरा मीडिया। और नरेंद्र मोदी परसों जब इंटरव्यू दे रहे थे, जब वाराणसी में, तो बार बार टेलीविज़न का जिक्र कर रहे थे, यानी कि आप लोग जो टेलीविज़न चैनल नहीं देखते हैं, देखिए टीवी, ये कहने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि तमाम चैनलों पर उन्हीं का इंटरव्यू उस समय चल रहा था। इस बीच राहुल गांधी का एक ट्वीट आया है और उनका एक वीडियो, ये दोनों आपके सामने लेके आना चाहता हूं, और उसके बाद फिर मुकेश कुमार सिंह साहब के पास आऊँगा। राहुल गांधी जो एक ट्वीट किए हैं, वो लिख रहे हैं राहुल गांधी कि झूठ की फैक्ट्री, देखिए झूठ की फैक्ट्री, भाजपा खुद को कितना भी दिलासा दे ले, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एक बार फिर कह रहा हूं, 4 जून के बाद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। देश के हर कोने में इंडिया की आंधी चल रही है, ये राहुल गांधी कह रहे हैं। और राहुल गांधी किस दम पे ये सारी बातें कहते हैं, उसका एक नमूना आपके सामने रखना चाहता हूं। शायद उस वीडियो को आप लोग देख चुके होंगे। वीडियो है अभी से 2 दिन पहले का, और राहुल गांधी थे रायबरेली में जब वो 3 सभाएं करके निकले और वापस आने के लिए, कल आपने देखा होगा जब वो लखनऊ पहुंचे थे तो उन्होंने फ्लाइट से एक वीडियो बनाया था। लेकिन राहुल गांधी दाढ़ी बनवाने के लिए चले गए एक सैलून में, और वहां पे जो बातें कह रहे हैं, देखिए एक राजनेता किस कदर कहां जो बोलते हैं हैमरिंग करना, ठोकना, कहां हैमरिंग कर रहा है, और उसका एक नमूना देखिए। जरा उस वीडियो को लेके आइए स्क्रीन पे। ये सारी स्टाइल काटते हो आप? जी सर जी, आजकल यही सब चल रही है। अच्छा। और यहाँ पे आके कहते हैं मुझे ऐसा चाहिए? हाँ ऐसा है। और आपके बाल कौन काटता है? हमारे जो काम करते हैं साथ। और अपने काम के बारे में बताओ, कितने घंटे करते हो, कितना पैसा बनता है? अभी बन जाता है 400-500 रुपए, सुबह 7 बजे से रात को 8:30 बजे तक। और कैसे सीखे? सर जी गांव में सरेनी में सीख रहे थे, फिर मुंबई गए। किसने सिखाया? हमारे बड़े भाई। अच्छा, वो भी यही करते हैं? हाँ वो भी करते थे। फिर आप बम्बई गए? हाँ। किसी सैलून में काम किया? हाँ सैलून में सर जी नौकरी कर रहे थे। वो कैसा लगा? सर जी ठीक था, इधर गाँव में अपने इधर ज्यादा सही था। अच्छा, और कितने साल से कर रहे हो? सर जी 2005-6 से कर रहे हैं। अच्छा, दुकान किराए की है? हाँ सर। कितना देते हो किराया? 1500। और कितने लोग काम करते हैं? सर जी 3 लोग काम करते हैं। पापा क्या करते थे? बैंक में पीन है। अच्छा। कहीं पानी वानी देना। आपने वो एक वीडियो देखा जिसमें वो आग लगा देता है? हाँ सर। बाल पे? हाँ सर। वो क्या हो रहा है? अरे ड्रामा करते हैं सर जी, उसमें कुछ नहीं। अभी हम लोग 1-2 आते हैं क्लाइंट, बोलते करो तो हमको कुछ पता नहीं है कि जल जाएगा जल जाएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो जो फैशन बनता है, हाँ, कैसे बनता है? अरे सर जी सब हीरो लोग सब ये बनाते हैं? हाँ सब क्रिकेटर लोग कटा लेते हैं, तो इधर फिर लोग देखते हैं, कहते हैं भैया ऐसा मुझे चाहिए। हाँ ऐसा चाहिए। सर जी हम लोग परेशान हो जाते हैं, नए कटिंग। आप कुछ और काम करना चाहते थे भाई, या यही थी चॉइस आपकी? सर जी हम पढ़े नहीं थे तो फिर यही काम करने। मैंने भारत जोड़ो यात्रा की थी तो गाड़ी बहुत लंबी हो गई थी। हाँ सर जी वो देखे थे हम लोग टीवी में। कितने लोग में बाल काटते हो दिन में? 10-12-15, संडे के दिन ज्यादा हो जाता है, 20-25 हो जाता है। हमारी महालक्ष्मी योजना का नाम सुना है? जी सर जी। गरीबों के बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए जी सर साल के? जी बढ़िया। महिलाओं को? हाँ। आप कब तक पढ़ाई की? सर जी 5वीं तक। क्यों छोड़ दी? पैसे रुपए की थोड़ा दिक्कत थी, 4 भाई थे। अच्छा, भाई क्या करते हैं? अब भाई ऐसे ही अपना काम कर रहे हैं। ये सैलून में कोई 1 लोग बम्बई में नौकरी कर रहे हैं, हाँ। गांव में 1 लोग पढ़ाई कर रहे हैं।
तो रायबरेली के विकास के लिए सबसे बड़ी चीज क्या हो सकती है? हाँ, रोजगार सर जी, और कुछ नहीं। ये जो अग्निवीर वाला ये सब, अग्निवीर बंद होना चाहिए। हाँ सर जी। अग्निवीर को तो बंद कर रहे हैं हम, अगर हमारी सरकार आएगी तो उसको तो खत्म कर देंगे। बच्चे लोग मेहनत करते सर जी। और आप दो तरीके के शहीद बना रहे हो, एक अग्निवीर एक दूसरा। युवा अग्निवीर के काफी खिलाफ है ना? सर जी। यूपी और बम्बई में आपको क्या फर्क लगा? इधर पैसा कम थे, इधर चले गए थे। अच्छी लगी बम्बई? अभी तो नहीं सर जी, पहले तो अच्छी लग रही थी। अरे उधर सर जी 10-12 हजार मिलता था और खाने पीने। तो देखा आपने, मुकेश कुमार सिंह साहब एक अलग नायाब तरीका कह सकते हैं चुनाव प्रचार का, और गारंटी कार्ड भी दे रहे हैं, बाल भी कटवा रहे हैं, और सारी बातें युवाओं को क्या पसंद है, कितना कमाते हो, कहाँ कितना रेंट देते हो, मुंबई गए तो क्यों गए, कहाँ तक पढ़े हुए हो, कहाँ सीखा, ये सारी बातें इस 3 मिनट 3.5 मिनट के इस वीडियो में आपने सब कुछ देख लिया। और इतनी देर में राहुल गांधी ने सारी बातें कर ली। ये एक तरह की अलग राजनीति राहुल गांधी कर रहे हैं। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झूठ की फसल जो बोए थे उसी को काटने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों के फर्क को यहां रखना चाहता हूं, जरा आपके जरिए समझना चाहता हूं कि इस देश की राजनीति में 2024 की राजनीति, अभी तक जितनी राजनीति हुई, खासकर पिछले 20 सालों में हम लोग देखें तो और उसमें भी 10 साल पिछला निकाल दें, 10 साल 2014 2019 की बात करें और आज 2024 में जब हम हैं, तो ये राजनीति किस दिशा में ले जाती हुई। और जहां कह रहे हैं राहुल गांधी साफ साफ कि हम आएंगे तो क्या क्या करेंगे, युवाओं के रोजगार से लेकर अग्निवीर तक और अपनी गारंटी कार्ड देने तक तमाम बातें यहां रख रहे हैं। और उन्हीं में से एक गारंटी आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने उसी उत्तर प्रदेश में रख दी है, और कहना उनका कि अब 5 नहीं बल्कि हम आएंगे तो 10 किलो अनाज देंगे। कैसे देखा जाए इस पूरी तस्वीर को, अगर सामने इसलिए सामने लाया कि इस तस्वीर में एक तस्वीर और जोड़ दूं। वो अभी एक और ट्वीट आया है, और वो ट्वीट है आरजेडी का, और वो ट्वीट भी रख देता हूं, और ताकि क्योंकि बहुत सारी चीजें जो हैं वो पैरेलली चलती हैं। राष्ट्रीय जनता दल का ट्वीट है, एक लाइन का ट्वीट। अक्सर देखा जाता है कि लगातार हार रहा जुआरी आखिरी दांव मंगलसूत्र पर ही लगाता है। क्या बात। अक्सर देखा जाता है कि लगातार हार रहा जुआरी आखिरी दांव मंगलसूत्र पर ही लगाता है। महाभारत में आपने देखा, और ऐसे आम जीवन में, महाभारत तो ऐसे भी आम जीवन की कथा है, आम जीवन में भी ऐसे बहुत कुछ हम देखते हैं दांव पे लगाया जाता है। और ये अपने आप में एक ऐसा तीर इन्होंने निशाने पे लगाया है कि इसको भेद पाना बहुत मुश्किल है। ये ब्रह्मास्त्र से कम नहीं है कि अक्सर देखा जाता है कि लगातार हार रहा जुआरी आखिरी दांव मंगलसूत्र पर ही लगाता है। आरजेडी के हैंडल से ये ट्वीट अभी किया गया है, वो सामने आ गया 3 मिनट पहले, तो वो भी आपके सामने रख रहा हूं। तो दो ट्वीट है, एक राहुल गांधी का झूठों की बात वो कर रहे हैं, उन्होंने जो शब्द रखा है वो लिखा है झूठ की फैक्ट्री, और उसके बाद राहुल गांधी को देखा, और ये आरजेडी। अब यहां से 2024 मुझे जो चीज साफ साफ दिख रही है वो ये है कि राहुल गांधी का जो ये वीडियो है, हम 7 लोग यहाँ बैठे हैं, अपने दिल पे हाथ रख के पूछें और कहें कि क्या हम लोगों के साथ भी ऐसा ही नहीं होता है जब हम लोगों के बीच में जाते हैं। इतना मर्मस्पर्शी वीडियो है, बिल्कुल दिल को छूने वाला, सच्चा लगता है। अब इसी एक तरफ ये वीडियो है, दूसरी तरफ आप वो वीडियो रिकॉल कीजिए जब प्रधानमंत्री दलितों के पैर पखार रहे थे, पैर धो रहे थे। उस वीडियो में कितनी नौटंकी नजर आती थी, कितना ढोंग नजर आता था, और इस वीडियो में कितनी सच्चाई, कितना जेन्युइननेस, कितना डाउन टू अर्थ वाली फीलिंग नजर आती है। आप बताइए कि कौन सा व्यक्ति ऐसा है इस देश का जो उसके सामने अगर 2 विंडो में, जैसे हम लोग टेलीविजन में कहते हैं, 2 विंडो करके हाफ विंडो पे राहुल गांधी का ये वीडियो चलाया जाए और हाफ विंडो पे नरेंद्र मोदी का वो वीडियो चलाया जाए।
कौन ये नहीं समझ सकता कि क्या नेचुरल है, क्या सच्चा है और क्या झूठा और पाखंडी। पहली बात। दूसरी बात, निश्चित रूप से ये आरजेडी का जो ट्वीट है ये अपने आप में गागर में सागर जैसा है। पूरी की पूरी महाभारत की कहानी इस एक लाइन में सिमटी हुई है और इससे खूबसूरत डायलॉग, मौके पे चौका वाली जो स्थिति है वो इस एक लाइन में नजर आती है। द्रौपदी को सबसे आखिरी में दांव पे लगाया गया था और उस द्रौपदी के दांव की तुलना यहां मंगलसूत्र से की जा रही है। वहां नारी की स्मिता की बात है, मंगलसूत्र भी नारी की स्मिता की बात है। तो निश्चित रूप से यह डायलॉग अपने आप में बहुत ही शक्तिशाली, पूरा कंप्लीट है। एक और चीज मैं आपसे कहूं, आज की चर्चा में आपने एक बहुत अच्छी बात की तरफ लोगों का ध्यान खींचा, लेकिन उसका एक पहलू थोड़ा सा छूट गया, मैं उसकी तरफ याद दिलाऊं। आपने कहा कि बीजेपी तकरीबन 450 सीट पे चुनाव लड़ रही है, अगर मुझे फिगर सही याद है। 435 सीट। 435। अब जरा 435 का प्रोपोर्शन निकाल के देखिए 543 में से, यानी लोकसभा की जो कुल सीटें हैं 543, उसमें से 435 क्या बैठता है? तकरीबन, मेरे हिसाब से तकरीबन जो है ये समझिए कि 70% के आसपास बैठना चाहिए। मैंने कैलकुलेट नहीं किया, अभी करना पड़ेगा उसको, लेकिन मान लीजिए 70% के आसपास ये है। तो एक तरफ तो ये है। अब दूसरा, आपने बताया कि 106 लोग ऐसे हैं जो कि दूसरी पार्टियों से आए हुए लोग हैं जिनको आपको टिकट देना पड़ा। एक चीज छूट गई, 110 लोग ऐसे हैं जो आपके सिटिंग एमपी थे और आपको उनका टिकट काटना पड़ा। अब इन तीनों फिगर्स को अगर हमको रिलेट करके देखें तो एक बड़ी साफ सी बात दिखती है कि बीजेपी को चुनाव में आने से पहले ही यह मालूम था कि फिजा, हवा उसके खिलाफ बह रही है। तभी उसने ये सारे के सारे तौर तरीके आजमाए, तभी उसने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करके जेल में डालने की रणनीति अपनाई, तभी उसने बार बार इस बात को घर मारने की कोशिश की कि और किसको किसको हम निशाना बना सकते हैं। केजरीवाल को आखिरकार उन्होंने जेल में डाला ही। ये वो बातें हैं जो ये बताती है कि इनके अंदर ये डेस्परेशन कहां है। और दूसरी तरफ सच्चाई को नहीं स्वीकारने वाली जो प्रवृत्ति है, ये बात यहां हो गई हिंदू मुस्लिम। आप देखिए, चुनाव से पहले भी और चुनाव शुरू होने के बाद भी, पहले दौर के मतदान के बाद भी, पहले दौर के मतदान के बाद तो ये स्थिति हो गई प्रधानमंत्री की हिंदू मुस्लिम वाले मोर्चे पर, जैसे क्रिकेटर स्लॉग ओवर में खेलता है कि भैया अब आखिरी के 2-3 ओवर बचे हैं, इसमें जितना उड़ाना है उड़ा लो, चौका छक्का जो लग जाए, जो आ जाए बल्ले पे। इनके बल्ले पे तो खाली एक ही चीज आ पाती है, वो है हिंदू मुस्लिम। वो इन्होंने करके दिखा दिया, उससे भी इनको कोई फायदा नहीं होता दिख रहा। लग रहा है यार ये तो मुझे बैकफायर कर रहा है, तो अचानक अपने ही खिलाफ, अपने ही बयानों के खिलाफ एक उल्टा बयान दे देते हैं। ये जताने की कोशिश करते हैं या तो मेरा, जो जैसा प्रियंका गांधी ने ठीक कहा, या तो आप पहले झूठ बोल रहे थे, गलत बोल रहे थे, या आप बोल रहे हैं। और अगर हम यूं कहें कि क्या भैया आपका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, आप अपने सामने हार को देखते हुए कुछ भी बोल देंगे, अलबला गए हैं आप। इस तरह की चीज हम क्यों नहीं सोच सकते? तो ये सारी चीजें जो मिलके बन रही हैं वो ये अपने ढंग से बता रही हैं पूरी की पूरी बात। और उसके बाद देखिए कि सोने पे सुहागा जैसी आज घोषणा कर दी मल्लिकार्जुन खड़गे ने। ये आफ्टर थॉट है, चाहे कांग्रेस पार्टी का हो, चाहे इंडिया गठबंधन का हो, लेकिन अगर ये बात पहले की होती तो ये उस मैनिफेस्टो में कही जाती, जिस मैनिफेस्टो के सामने आने के बाद से प्रधानमंत्री और बीजेपी के एक तरीके से दिन में तारे नजर आने लगे। अब क्या करें? जो बीजेपी बहुत देर से मैनिफेस्टो लाया करती थी, इस बार कांग्रेस का मैनिफेस्टो खासा जल्दी आने की वजह से वो दबाव में आ गई और फिर उसको अपना मैनिफेस्टो लेके आना पड़ा। और उस मैनिफेस्टो में भी उनके पास कुछ भी ऐसा आकर्षक नहीं है जिसके आधार पे कहा जाए कि नहीं भाई ये बहुत बढ़िया काम हुआ है, आने दो इनको। तो सिवाय आपके पास नौटंकी के, लफाजी के, झूठ बोलने के और है क्या? हाँ, निश्चित रूप से इनको दिक्कत कहां हुई? इनको दिक्कत ये हुई कि ये समझ रहे थे कि राम मंदिर का जब हम ये प्राण प्रतिष्ठा वाला आयोजन कर लेंगे तो उसके बाद जो है वो हमारी ऐसी लहर चलेगी कि जैसी 92 के बाद
92 में चल रही थी, जब इन्होंने बाबरी मस्जिद ध्वस्त किया था और उसके बाद की स्थितियों में, तो उसको लेकर के ये बड़े आश्वस्त थे कि बस बस इतने से हमारा काम हो जाएगा, इस बार हमारे पास पुलवामा नहीं है तो क्या हुआ, बालाकोट नहीं है तो क्या हुआ, हमारा तो इसी एक से काम चल जाएगा। सिर्फ राम मंदिर पे, राम के नाम पे हम हैं, हमारे अलावा कौन हिंदू है इस देश में। जो लोग बीजेपी के समर्थक नहीं हैं, वो धर्म से, जाति से भले ही हिंदू हों, इनकी भाषा में हिंदू नहीं है जी। इनकी भाषा में तो हिंदू सिर्फ वही है जो इनको वोट देता है, जो इनका समर्थक है, जो इनकी हाँ में हाँ मिलाता है, जो इनके कहने पे ताली थाली बजाता है, जो इनके कहने पे गणेश जी को दूध पिलाने लगता है, जो इनके कहने पे सब कुछ करता है, वही असली हिंदू है, बाकी सब झूठ है। वो लोग इनकी नजर में हिंदू नहीं है, वो लोग इनकी नजर में देशद्रोही है, पाकिस्तान परस्त हैं, मुस्लिम परस्त हैं, तुष्टीकरण के समर्थक हैं, संविधान के विरोधी हैं, क्या नहीं है वो। लेकिन बदकिस्मती देखिए, और धन्यवाद देना चाहिए इस देश की जनता को, उस जनता को जो आजादी के समय 85% अनपढ़ थी, निरक्षर थी, अंगूठा टेक थी राजीव जी। आज ये चुनाव का समय है, उस फिगर को हम लोगों को याद रखना चाहिए कि वो जनता जो इतनी पिछड़ी हुई थी, उस जनता के अंदर भी इस बात की समझ थी कि इस देश को जरूरत है धर्मनिरपेक्षता की, इस देश को जरूरत है एक ऐसे संविधान की जो अनेकता में एकता का सूत्रधार बने। और वहां से लेकर के और यहां तक का सफर, आपने हिंदुस्तान को, ये जो बात राहुल कहते हैं नफरत, ये क्या है? मैं भी हिंदू हूं, मैं आपके वाले हिंदू की डेफिनेशन में अपने आप को फिट क्यों नहीं पाता हूं? आप लोग यहां, हम लोग जितने लोग बैठे सब तो हिंदू ही बैठे हैं। हम लोगों के अंदर आपके उस डेफिनेशन को से अपने आप को एसोसिएट करने में कहां दिक्कत आती है? जी, क्योंकि हम नहीं यकीन करते कि राजनीति का ये तौर तरीका होना चाहिए, शासन और प्रशासन का ये तरीका होना चाहिए कि वहां इस तरीके से धर्म के आधार पर बातें हों, धर्म के आधार पर समाज का पोलराइजेशन हो। क्योंकि अगर आप ये करने लेंगे तो फिर बहुत अच्छी, भाई आज आप हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, कल को आप बाकी माइनॉरिटीज करेंगे, फिर उसके बाद आप हिंदुओं के बीच में अलग अलग जातियों पर लोगों को लड़ाएंगे, फिर आप क्षेत्रवाद पे लड़ाएंगे। जब आपको ये पता चल जाएगा कि लड़ाने से वोट मिलता है, तो आप लड़ाने के अलावा और कुछ सोच ही नहीं सकते, कुछ कर ही नहीं पाएंगे जिंदगी में। और इसीलिए ये बात नकारे जाने योग्य है और देश की जनता समझ के नकार रही है। खुशगवार बात यह है कि आप अगर लोगों की आंख में धूल झोंकने में सफल हो गए तो 2014 में कि सब बहुत भ्रष्टाचार है, तो लोगों ने देख लिया कि जितने भ्रष्टाचार की बातें आपने की थी, उन भ्रष्टाचार के आपको आरोपों का हश्र क्या है, किसको आप जेल भेज पाए उन भ्रष्टाचारों के आरोप में जो 2014 में आप लगाया करते थे। दूसरी तरफ देश ने यह भी देख लिया कि भ्रष्टाचार के मामले में आपका डबल स्पीक, आपका डबल स्टैंडर्ड क्या है। सब तरह के लोगों को लिया, अपनी वॉशिंग मशीन धो, यानी भ्रष्टाचार का आपका जो पूरा का पूरा प्लान हो खत्म हो गया। विकास, बड़े भारी आप विकास पुरुष बन के आए थे, विकास के पापा, वो विकास के पापा की सच्चाई लोगों ने देख ली, जान ली कि विकास के नाम पे आम जनता को क्या मिला है और इन पूंजीपतियों को और आपके दोस्तों को क्या मिला है, ये भी जनता देख चुकी है। आखिरकार जनता आपसे नाराज है, नाखुश है तो क्यों है? इसीलिए रही बात महंगाई की, यस महंगाई आज है, बहुत तेजी से महंगाई बढ़ी है, लेकिन उसका वो काउंटर नैरेटिव भी, महंगाई कब नहीं थी, कब नहीं बढ़ी, बिल्कुल ठीक, महंगाई थी और बढ़ी भी। लेकिन सवाल ये कि आप तो ये कह के आए थे ना कि हम महंगाई पे कभी काबू करेंगे, हम पेट्रोल डीजल सस्ता करेंगे, वो तो आपने नहीं किया। तो आप अपनी बात इसी तरीके से आप देखिए, बेरोजगारी की बात है, ऐसी स्थिति हो गई है, तकरीबन 45% सरकारी आंकड़ा कह रहा है, उससे ऊपर बेरोजगारी की जो अर्थशास्त्र की भाषा में डेफिनेशन है, जो लोग पार्शियली एम्प्लॉयड होते हैं, बैडली पुअरली एम्प्लॉयड होते हैं, वो भी आज की तारीख में बेरोजगार माने जाए तो 50% से ऊपर आंकड़ा निकलता है हमारे देश में बेरोजगारी का। और उसमें से भी बहुतायत हमारे युवा वर्ग है। कहां गया वो युवा वाला जो है डिविडेंड, युवा देश, युवा भारत? अरे भैया, वो डिविडेंड सिर्फ तब है जब आपका युवा कर्मठ हो पाए, काम उसे मिल पाए, वो कुछ कर पाए, तभी तो वो जीडीपी में कंट्रीब्यूट करेगा, वरना तो एनपीए बन के बैठा है बेचारा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो दशा है, यही है वो सबसे बड़ी दिक्कत की जिसकी वजह से मोदी जी के पैर के नीचे से जमीन खिसकी हुई है। और वही है, आप फिर बलगराने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी 270 सीटें आ रही हैं। अरे वाह, तुम्हारे पास बहुत बढ़िया मेजरमेंट का टेप मौजूद है, तुमने नाप ली दूरी। ये बिल्कुल बरगलाने वाली बात है। मैं मानता हूं कि जैसे अखिलेश कह रहे हैं 79 आएगी, ये भी एक हाइपर स्टेटमेंट है, पॉलिटिकल स्टेटमेंट है,
लेकिन दूसरी तरफ आप बहुत बड़े पद पर बैठे हैं, देश के गृह मंत्री हैं, और किस तरह का बयान दे रहे हैं भाई? यही आएंगे केजरीवाल जान ले 2075 साल का बैरियर इनके ऊपर लागू नहीं होगा, यही अमित शाह के बयान है रिकॉर्ड में। यही तो बदकिस्मती है इनकी कि सब चीज रिकॉर्ड में मौजूद है, वीडियो के रूप में घूम रही है। बिल्कुल बिल्कुल मुकेश जी, और घूम रही है। तो जिस बात को प्रशांत ने कहा था उसी में जोड़ रहा हूं कि यस, निश्चित रूप से। कल ही मैं अपने एक सीनियर है हमारे, उनका एक कोट पढ़ रहा था, एक लाइन का कोट है कि इमरजेंसी के जमाने में लोग बीबीसी वगैरह को ज्यादा सुना करते थे बिकॉज उसे क्रेडिबल मानते थे, और दूसरी तरफ आज हमारे यहां स्थिति ये हो गई है कि लोग यूट्यूब को ज्यादा देख रहे हैं, टेलीविजन चैनल को नहीं देख रहे। क्यों? क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई है। हम जो बातें यहां कह रहे हैं, ये किसी को ये लग सकता है कि हम साहब प्रो इंडिया गठबंधन बातें कर रहे हैं, लेकिन सच ये है कि हम सच को बताने की कोशिश कर रहे हैं लोगों को, और इसीलिए हम क्रेडिबल हैं। जी राजीव जी बिल्कुल। एक वीडियो और दिखाना चाहता हूं डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, आपके पास आऊं। 25 सेकंड का एक वीडियो है, छोटा सा वीडियो है। बरेली में, उत्तर प्रदेश के बरेली में कल एक घटना घटी। घटना बहुत ही दुखदाई है। उस घटना में होता यह है, उस विजुअल को नहीं दिखा सकते क्योंकि कुछ गाइडलाइंस होते हैं हम चैनल्स के सामने। किसी की मार पिटाई हो, लाठी डंडा हो, खून खराबा हो, ये सब हम नहीं दिखा सकते, तो उस वीडियो को यहाँ हम लेके नहीं आ रहे हैं। लेकिन आप लोगों में से कई लोगों ने उस वीडियो को देखा होगा। बरेली की घटना है। एक थाने के सामने अनुसूचित जाति के चौकीदार को तहसीलदार जो उस थाने का है, थाने के सामने तहसीलदार की सुरक्षा में तैनात 2 होमगार्डों ने तहसील में ही सड़क पर गिराकर थाने में जो अनुसूचित जाति का चौकीदार था उसको पीटा ही नहीं बल्कि जूतों से रौंदा भी। आप लोगों ने देखा होगा। और कह क्या रहे थे? मुफ्त राशन खाओगे भाजपा का और वोट दोगे किसी और को, यह कहते हुए पीटा गया। हालांकि इसके बाद इंक्वायरी बैठ गई है, जांच, सारी चीजें चल रही हैं, लेकिन एक बहुत ही दुखदाई, मार्मिक और इस देश की जो सही तस्वीर है, जहां झूठ पे झूठ परोसने की कोशिश हो रही है, उसको यहां दिखाया जा रहा है। झूठ पे झूठ, यानी कि झूठ की जो फैक्ट्री जिसको कह रहे हैं राहुल गांधी, और उसमें कैसे लोगों को अब डराया जाता है, मारा जाता है, फटकारा जाता है कि आप राशन खा रहे हो भाजपा का। क्या भाजपा के लोग अपने जेब से पैसे से ये 5 किलो अनाज दे रहे हैं? ये इस देश के प्रधानमंत्री को टेलीविजन पे आके बताना चाहिए कि नहीं, ये भारत सरकार दे रही है, ये भाजपा के लोग नहीं दे रहे हैं, नहीं तो ये जो हो रहा है शायद ये और बढ़े। लेकिन इस पर राहुल गांधी ने अभी एक ट्वीट के साथ साथ वीडियो जारी किया, जरा सुन लीजिए। देशवासियों के साथ ये क्या किया जा रहा है? भाइयों बहनों, ये संविधान है, ये हिंदुस्तान के वंचित लोगों की रक्षा करता है, आपकी रक्षा करता है। बीजेपी और आरएसएस, नरेंद्र मोदी इसको मिटाना चाहते हैं। अगर ये मिट जाएगा, हटा दिया जाएगा, तो हर रोज जो वीडियो में हुआ हिंदुस्तान के वंचित लोगों के साथ हर रोज हर क्षण होगा। यहाँ पे इन्होंने उस वीडियो को पहले दिखाया जिसे हमने क्रॉप कर दिया। उस वीडियो को नहीं दिखा सकते कुछ गाइडलाइंस के कारण, इसलिए हम वो उस वीडियो को नहीं दिखा रहे हैं। वीडियो में वही है जिसका जिक्र कर चुका हूं कि एक अनुसूचित जाति का होमगार्ड है जिसको पैरों से रौंदा, जूतों से रौंदा जा रहा है, मारा जा रहा है। 2 होमगार्ड के जवान उसे मार रहे हैं, घसीट रहे हैं और कह रहे हैं, गालियां देकर कह रहे हैं कि खाओगे राशन, खाओगे मुफ्त का राशन, खाओगे भाजपा का और वोट दोगे किसी और को। समझ सकते हैं। और यहां पर राहुल गांधी यही संदेश दे। आना चाहता हूं डॉक्टर दीपक पाचपोर जी जल्दी से, कार्यक्रम ऑलरेडी 80% हो गया है, समय जो है भी बहुत कम है, लेकिन फिर भी आपसे समझो, क्या यहां इंडिया गठबंधन, राहुल गांधी जिस संविधान को दिखा रहे हैं, उस संविधान को बचाने की जो लड़ाई, जो जन जन तक पहुंचाने की कोशिश थी, वो अब पहुंच चुकी है? और ये सारी ऐसी तस्वीरें और बैकफुट पर नहीं ले जाती हैं बीजेपी को, नरेंद्र मोदी को, उनकी पार्टी को? निश्चित रूप से राजीव जी, देखिए कि यही अप्रोच का फर्क है, ये लोगों को समझना होगा। काफी लोग इसको समझ भी रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है, समर्थक वर्ग ऐसा है, जो मानते हैं कि एक वर्ग है जिसको निचला वर्ग है, वो इसी ट्रीटमेंट के योग्य है। ये मानने वाले भी अभी भी बड़े बड़े पैमाने पे लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर है, ऐसा मुझे लगता है।
आप याद कीजिए, इससे भी अधिक शर्मनाक घटना जो कुछ समय पहले हुई थी कि एक आदिवासी के सिर पे बाकायदे पेशाब करते हुए वीडियो किया गया। उसके बाद भी लोगों के कमेंट आए थे कि इनके साथ जो हो रहा है ये इसी के लायक है। अभी कुछ दिनों पहले एक नेत्री ने भी ये कहा था दलितों के बारे में कि आज ये सिर पे चढ़ गए हैं, जबकि इन्हें जो है पैरों के नीचे दबा के रखना चाहिए। देखिए, अप्रोच का ये फर्क है कि जो राशन की जो बात कर रहे हैं कि आप राशन खाते हो भारतीय जनता पार्टी का और आप वोट दे रहे हो कांग्रेस का, ये नहीं चलेगा। लोगों को जानना होगा कि कांग्रेस ने जो दिया वो एक अधिकार के तहत दिया। 1957 में 1957 में जब मद्रास के मुख्यमंत्री थे के कामराज जी, वो एक रेलवे क्रॉसिंग बंद था, जब वो जा रहे थे तो उन्हें एक बच्चा मिला जो मवेशी को चरा रहा था। तो उसने पूछा कि स्कूल क्यों नहीं जाते, तो उस बच्चे ने जवाब दिया था कि कुछ खाऊंगा तब तो मैं स्कूल जाऊंगा, अगर आप मुझे खाना देंगे तो मैं स्कूल जाऊंगा। राजू जी, उस एक छोटे से वाक्य से भारत में मिड डे मील की जो योजना है वो पहली बार कामराज ने बनाई और मिड डे मील 1957 में दिया। लेकिन कभी भी कांग्रेस ने कभी इस बात का दावा नहीं किया कि लोगों को हम खाना दे रहे हैं। आज अगर आप मद्रास में मरीना बीच के पास जाएंगे तो वहां पर कामराज की जो मूर्ति बनी है, उस मूर्ति के इर्द गिर्द दो स्कूली बच्चे जो हैं वो खड़े हैं। ये है अप्रोच का फर्क। राइट टू फूड, भोजन का अधिकार, ये कांग्रेस लेके आई। लेकिन क्या इतने समय पे हमने कभी भी ये सुना या राशन कार्ड के पर किसी प्रधानमंत्री का फोटो हमने देखा या उन थैलों पर देखा? हमने कभी नहीं देखा। यहाँ तक कि जो खाद बिक रही है, चीन से आयातित खाद जो बिक रही है, उसके ऊपर लिखा है आत्मनिर्भर भारत और उसपे मोदी जी की तस्वीर छपी है और वो खाद आ रही है चीन से। तो ये तमाम विसंगतियों की ओर जो है लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। मनरेगा कितनी जबरदस्त स्कीम है कि अगर आप किसी को रोजगार नहीं देंगे तो कलेक्टर जो है वो उसके लिए लायबल रहेगा। मतलब रोजगार जो है वो आपको कृपा के रूप में नहीं मिल रहा है, वो आपको एक अधिकार के रूप में मिल रहा है। राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, ये तमाम चीजें जो कांग्रेस लेके आई, ये वाकई वैसे खैर मतलब ये उनकी अप्रोच का फर्क है, ये उनके कामकाज का ढंग है कि उन्होंने कभी इस बात को बहुत ज्यादा इस प्रकार से थोपा नहीं या इस प्रकार का फायदा उठाने की कोशिश नहीं की। लेकिन आज लोगों को ये अंतर राजू जी धीरे धीरे पता चल रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि दूसरी बात ये जो मोदी जी का जो विचित्र तरह की जो बातें हो रही कि उन्होंने कल ही एक इंटरव्यू में कहा कि हिंदू मुसलमान का अगर मैं बात करूंगा तो मैं सार्वजनिक जीवन में नहीं रहूंगा। और आज वो डिंडोरी जब पहुंचे महाराष्ट्र में, उन्होंने जो पहली सभा की वहां पर वो कहते हैं कि कांग्रेस जो है अपने बजट का 15% जो है वो अल्पसंख्यकों पर खर्च कर देगी। बंबई पहुंचते हैं तो बंबई में कहते हैं कि शिवसेना के जो प्रमुख थे बाला साहब ठाकरे, वो आज वो बेचारे परेशान हो रहे होंगे स्वर्ग में, इसलिए कि आज उनके सपनों का जो भारत है वो नहीं बन रहा है। और इसके लिए जो है वो जो शिवसेना का जो दूसरा उनका अपना जो गुट है, मतलब उद्धव ठाकरे का और शरद पवार, ये लोग जिम्मेदार हैं। वहां उन्होंने राम मंदिर की भी बात कर दी, उन्होंने 370 की भी बात कर दी। एक तरफ आप 24 घंटे पहले कह रहे हैं कि मैं धर्म की बातें नहीं करता, लेकिन असली बात यह कि जो मीडिया सामने खड़ा है वो पूरा प्रश्न तो पूछ ही नहीं रहा है, उसमें किसी की पूछने की हिम्मत नहीं है। या हो सकता है जो ड्राफ्ट बना होगा, जिस प्रकार का पूरा इंटरव्यू जो है क्राफ्टेड है, उसमें कहीं गुंजाइश रखी ही नहीं गई होगी कि आप पूरक सवाल पूछे। आप याद कीजिए 5-6 दिन पहले, उस दिन भी एक देश के प्रमुख अखबार में बहुत बड़ा साक्षात्कार, लगभग 2 पेज का साक्षात्कार छपा मोदी जी का। उसमें सवाल पूछने वाले संपादक जी ने कहीं भी प्रज्वल रेवन्ना की बात नहीं की, उन्होंने कहीं भी मणिपुर की बात नहीं की, उन्होंने इलेक्ट्रल बॉन्ड की बात नहीं की। तो आखिर ये कैसे साक्षात्कार है और आखिर कैसी ये रिपोर्टिंग है, ये भी एक समझने की बात है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो जमीन खिसक रही है, जिसके लिए मोदी जी जिम्मेदार हैं, तो मोदी जी का शायद यही एक व्यवहार भी हो सकता है कि एक तरफ तो अपने कार्यकर्ताओं को पिछले 10 साल से लगातार धर्म की घुट्टी पिला रहे हैं। उनका एक एक कार्यकर्ता जो है पिछले लंबे समय से समाज के अंदर विभाजन पैदा कर रहा है, हिंदू मुस्लिम कर रहा है। बीच बीच में जब उन्हें ख्याल आता है तो बहुत बच्चों वालों की बात भी कर देते हैं, कपड़ों से पहचानने वाली बात कर देते हैं, उसके बाद श्मशान कब्रिस्तान की बात कर देते हैं। लेकिन अचानक फिर वो कहने लगते हैं कि मैं धर्म की राजनीति नहीं करता। तो भला इसके ऊपर विश्वास कौन करे? चाहे और कोई विश्वास करे न करे, आपका कार्यकर्ता तो बिल्कुल विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि आपका जो कार्यकर्ता है वो भी लंबे समय से आपके साथ ही काम कर रहा है, उसी भारतीय जनता पार्टी का सदस्य है और उसी आरएसएस का सदस्य है।
तो एक जो उदासीनता मोदी जी के प्रति और भारतीय जनता पार्टी के प्रति आई है और जिसके कारण वोट परसेंटेज कम हुआ है, उसका एक बड़ा कारण ये भी हो सकता है मोदी जी का इस प्रकार से अपनी ही जो लाइन है, उनकी पुरानी लाइन है, उससे बार बार उतरना, फिर कभी उस लाइन को पकड़ लेना। तो ये जो अनप्रिडिक्टेबल जो बिहेवियर है, इस प्रकार के जो बयान है, ये भी एक कारण हो सकते हैं राजीव जी। तो मुझे लगता है कि बैकफुट पर पूरी भारतीय जनता पार्टी इसलिए आ गई है कि अब वो मोदी को डिफेंड ही नहीं कर पा रही है कि आखिर कैसे करे। वो मोदी जी के बयानों को डिफेंड करना भारतीय जनता पार्टी के किसी के लिए भी अब संभव नहीं रह गया है। उनके प्रवक्ता भी इस समय निरुत्तर है कि आखिर क्या करें। तो कोई बड़ी बात नहीं कि निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इस समय जो है वो बड़ी परेशानी में है। राजीव जी जी परेशानी में है, लेकिन जो बयान आ रहे हैं उन बयानों को देखिए तो अब की बार 400 पार से नीचे बात ही नहीं करती है भारतीय जनता पार्टी। खैर, रिजल्ट में ज़्यादा समय नहीं है और आज तारीख 15 है और ठीक आज से 19वें दिन यानी 15 दिन इस महीने में और उसके बाद चौथे दिन जून के महीने में रिजल्ट सामने होगा, कौन जीतता है कौन हारता है। लेकिन ये चुनाव लहर पर सवार चुनाव नहीं है, जैसा शुरुआत में सुनील शुक्ला जी कह रहे थे। इस चुनाव में कोई लहर नहीं है, लेकिन एक लहर है जो अंडर करंट जिसको कहते हैं, अंदर क्या जनता इस बार खुल के बोल तो नहीं रही है लेकिन वोट किसी और को दे रही है, ये देखना होगा, समझना होगा और इस पे चर्चा करेंगे अभी अगले राउंड में। अमलेंदु जी के पास एक बार जल्दी से आना चाहता हूं। अमलेंदु जी, राशन का मामला कितना आगे बढ़ सकता है? राजीव जी, राशन का मामला बहुत आगे बढ़ सकता है और राशन और भाषण के बीच टक्कर हो सकती है, क्योंकि अभी तक तो भाषण चल रहा था 5 किलो राशन का। अब बात आ गई है कि 10 किलो राशन दिया जाएगा, तो अब ये टक्कर तो जोरदार हो जाएगी मुझे लगता है। अगर जैसा कि पहले यह कहा गया, प्रशांत जी ने भी उदाहरण दिया कि भाई 5 किलो राशन लेने वाला जो है वो हर कोई जो है वो 5 किलो राशन के बदले वोट नहीं दे देगा। तो जो आपने राजीव जी सवाल पूछा था प्रेम कुमार जी से कि क्या मतलब ये मोदी जी मूर्ख समझते हैं जनता को या भारतीय जनता पार्टी जनता को मूर्ख समझती है, तो मोदी जी बिल्कुल वास्तव में देश की जनता को मूर्ख समझते हैं और खुद को मूर्खों का सरदार समझते हैं। तो ये मोदी जी की अपनी समस्या है कि वो देश की जनता को मूर्ख समझे, खुद को मूर्खों का सरदार समझे। पर देश की जनता मूर्ख नहीं है राजीव जी, और अगर देश की जनता मूर्ख होती तो 70 सालों में जिस तरीके से परिवर्तन हुए हैं सरकारों को लेकर के, तो इस तरीके से परिवर्तन नहीं हुए होते। तो घबराहट राजीव जी अब यही है कि चूंकि मोदी जी इस बात को समझ रहे हैं कि मामला 100 सीट से आगे नहीं बढ़ पा रहा है। जो बनारस में जो कहा गया कि मैं हिंदू मुसलमान नहीं करूंगा और करता तो मैं सार्वजनिक जीवन में नहीं होता, राजीव जी ये 4 जून के बाद अपना जो है बुढ़ापा ठीक से काटने की अभी से तैयारी करने की शुरुआत है। ये बताने की कि भैया 4 जून के बाद मेरे ऊपर ज्यादा प्रहार मत करना, मैं तो ऐसे कहता रहा हूँ, तो पिछली बातें हो गई उनको भूल जाओ, ये राजीव जी इशारा है। हालांकि चूंकि अभी चुनाव बचा हुआ है तो लड़ना उनको उसी हिंदू मुसलमान पे है तो वो भी करेंगे, लेकिन यहाँ से उन्होंने एक सेफ रास्ता जो है वो बनाना शुरू कर दिया है कि 4 जून के बाद अब जब जाएं अपने घर पे वापस लौट के जाएं गुजरात, तो ठीक ठाक तरीके से जाएं, मतलब उनके ऊपर ज्यादा फिर बातचीत ना हो। मुझे लगता है राजीव जी कुल मिलाकर के यही है। हालांकि अब जैसे ही बताया आपने कि 436 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी राजीव जी कुल लड़ रही है, तो 436 सीटों में ये 400 पार कर जाएंगे, तो गनीमत है कि 436 पे लड़ भी रहे हैं। ये 300 पे लड़ के भी 400 पार की बातें कर सकते थे जी, तो ऐसे ही करने वाले लोग हैं। तो अमित शाह जी जो बातें कर रहे थे या जो भी बात कर रहे थे राजीव जी, अब वो सिर्फ 5 किलो राशन से वो चीजें पूरी होने वाली नहीं है। 5 किलो राशन के थैले पे आपका 150 रुपए का आप थैला पकड़ा रहे हैं और 100 रुपए का आप अनाज पकड़ा रहे हैं 5 किलो, उसमें भी वो पल्लेदार जो है वो कोटेदार उसमें डंडी मारता है, तो वो जाकर के 4 किलो ही मिलता है। और तो 5 किलो है वो 4 किलो ही रह गया है, उस 4 किलो में भी डंडी लगती होगी तो वो 3.5 किलो ही मिल जाता होगा। तो आप 3.5 किलो राशन देखिए और 100 रुपए को 150 रुपए का थैला दे करके जिसपे आपकी फोटो छपी है, आप चाहते हैं कि आपको वोट मिल जाए। फिर राजीव जी ये फोटो का मसला जो, उस फोटो पे याद आया क्या, वो जो वैक्सीन है उस पर भी आपका फोटो था, उस प्रमाण पत्र पे, वहां से भी फोटो गायब है, थैले पे भी फोटो है कि नहीं ये देखा जाना चाहिए। वैक्सीन पे तो आपने कह दिया आचार संहिता लगी हुई है इसलिए आपका फोटो नहीं है, लेकिन थैले पे अभी फोटो है कि नहीं ये चेक करना पड़ेगा। अगर थैले पे फोटो है और वैक्सीन से प्रमाण पत्र से आपका फोटो हट गया है तो ये उस सूचना के आने के बाद है कि वैक्सीन में गड़बड़ हुई है और वैक्सीन लोगों की जान ले रही है। फिर 2022 में जब राजीव जी चुनाव थे विधानसभा के, तब तो फोटो आपका गायब नहीं हुआ था, आचार संहिता तब भी थी। तो ये कुल मिला के जो मूर्ख समझते हैं जनता को, जनता मूर्ख नहीं है। आप मूर्खों के सरदार हो सकते हैं निश्चित तौर पे, लेकिन जनता मूर्ख नहीं है। मोदी जी को ये समझना होगा राजीव।
जी जी। सुनील शुक्ला जी, क्या ये चुनाव अब उस दिशा में जा चुका है जहां अब पोल खुलने वाली बात आ गई है? भैंस खोलने से लेकर पोल खोलने तक की मैं बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो बातें हो रही हैं, मतलब सीधे सीधे झूठ बोलना, सीधे सीधे वैसी बातों को सामने लाना जिन बातों को एक बच्चा भी समझ जाए कि अरे नरेंद्र मोदी अगर कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान हम नहीं करते, तो फिर आज आप क्या कर रहे थे? चलिए, कल तक आपने नहीं किया, कल आपने भाषण, जब कल आप इंटरव्यू दे रहे थे तब तक आपकी बात, जितनी बातें पुरानी थी, चलिए एक बिल्कुल डिलीट कर दिया, लेकिन उसके आगे आज आप क्या कर रहे थे मुंबई में? ये बात तो पूछी जाएगी सुनील जी। और फिर यहां से जो ये चुनाव के 3 अभी पायदान बचे हुए हैं, 5वां, 6वां और 7वां, इधर देखा जाए तो फिर यहां पर इन मामलों को भी तो सामने लाया जाएगा कि आप हर बार एक बात लेके सामने आते हैं, झूठ बोलते हैं, फिर आगे निकल जाते हैं, फिर झूठ बोलते हैं, फिर आगे निकलते हैं और सोचते हैं कि अभी तक जैसे जीत रहे थे वैसे ही जीतते जाएंगे। लेकिन ये चुनाव क्यों उन सब चीजों 2014 और 2019 से अलग है? मैंने नरेंद्र मोदी का 2007 और 2012 के मुख्यमंत्री के रूप में इनका नामांकन देखा था। 2014 और 2019 का नामांकन मैंने लोकसभा का देखा है, उसमें उपस्थित था वाराणसी में भी। मैं नहीं समझ पाता कि आखिर प्रधानमंत्री जी को जो कल इन्होंने परसों रोड शो किया, इसकी आवश्यकता क्यों थी? क्या वह एक राजनीतिक कार्यक्रम था? उस रोड शो में भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यकर्ता है वो शामिल थे। उस रोड शो में जो वाराणसी की स्थानीय जनता है वो शामिल थी। उस रोड शो में जो एक्टिविस्ट है भारतीय जनता पार्टी के समर्थक वो शामिल हैं। किस बात के लिए आपने वो रोड शो किया? आपका जो वोटर है, आपका सिंपैथाइजर है, आपका जो समर्थक है, क्या उसकी भागीदारी थी? कि आपको जरूरत क्या थी? और जिस स्थान से जिस स्थान तक आपने वो रोड शो किया है, वह तो मैंने बनारस गए हुए लगभग सभी लोग बनारस गए हैं, वो मैंने 24 घंटा वहां जाम लगा रहता है। जहां लोग रहते हैं वहां पे तीर्थयात्री हैं, स्थानीय लोग हैं, वो लंका से लेकर के जो जिस रास्ते से निकल के जा रहे हैं। जरूरत क्या थी आपको? अगर राजनीतिक कार्यकर्ता इतना इस तरह का इवेंट मैनेजमेंट करने की क्या आवश्यकता है? एक तरह का परिधान, एक तरह का फूल, एक तरह का झंडा, एक तरह के नारे, आगे चलते हुए कलाकार, इसकी क्या आवश्यकता है? क्यों दिखाना चाहते हैं आप? अगर आपके अपने कार्यों में इतना बल है, आपके अपने परफॉर्मेंस पर आपको इतना विश्वास है, तो इसकी तो आवश्यकता ही नहीं है। और अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो यह आपके अंदर जो अब कमजोरी है उसको प्रकट करता है। राजीव जी, आपने कहा कि आपने बहुत ही विषय को गंभीर बनाने की कोशिश की कि आयातित उम्मीदवार, और कहा कि 1/4 जी हरियाणा का बताइए ना, जहां पे आपकी दूसरे टर्म की सरकार है, आधे से अधिक आयातित है। मैं मान सकता हूं कि आप तमिलनाडु में अगर आप 10 में से 6 उसमें कह रहा हूं कि आधे से ज्यादा। अब मैं मान सकता हूं कि आपका केरल में संगठन नहीं है, मैं मान सकता हूं कि तमिलनाडु में आपका संगठन नहीं है, आप इधर उधर के लोगों को ला करके अपने उम्मीदवार बना रहे हैं। लेकिन हरियाणा में जहां 2 टर्म से आपकी सरकार है, वहां आपको 50% से अधिक उम्मीदवार आयातित चाहिए। पंजाब में आप मुझे बता दीजिए, जहां पे आप सत्ता में रहे हैं अकाली दल की सरकार के साथ, वहां आपको इतनी बड़ी संख्या में आयातित उम्मीदवार चाहिए। तो क्या यह आपके कॉन्फिडेंस का प्रतीक है? किस बिना पर आप आप ऐसा कर रहे हैं? सवाल ये नहीं है, सवाल यह है कि आपके पास न तो कार्यकर्ता है, न तो उम्मीदवार हैं, और न ही आपके पास संगठन है। क्योंकि अगर तीनों चीजें आपके पास सशक्त होती तो इतना शांत मतदाता नहीं होता, इतना शांत चुनाव नहीं होता। बीजेपी के मतदाताओं को जितना मैं जानता हूं, जितना मैं समझता हूं, मैं विश्वास पूर्वक कर सकता हूं कि अगर वो सड़क पर हैं तो एकदम बोलती हुई आवाज है। वो चुपचाप वोट देकर घर नहीं जाते। वो बीएसपी के वोटर नहीं है कि आए वोट डाले चले गए, या अपने लोगों के साथ आए और बात भी किसी से नहीं की, वोट डाला चले गए। वो बाकायदे शोर शराबे के साथ निकलते हैं और माहौल बनाते हैं। तो अगर आप में विश्वास न, अगर आप में विश्वास होता तो आपका मतदाता क्यों नहीं निकलता?
क्यों नहीं हर तरफ जाता हो? और जो आपके अध समर्थक रहे हैं, सड़क पर निकल करके वो माहौल बनाते रहे हैं, राजपूत समुदाय के लोग, वो बड़ी बड़ी सभाएं कर रहे हैं और कह रहे हैं बीजेपी को वोट नहीं देंगे। ये क्यों हो रहा है? और आप इनको क्यों नहीं मैनेज कर पा रहे हैं? जो लोग विभिन्न चुनावों पर आपके साथ खड़े दिखाई पड़े, वो आज आपके साथ खड़े नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। आपको अन्य दलों पर दबाव डाल करके उनके उम्मीदवारों को बदलना पड़ रहा है। ये क्यों ऐसी स्थिति है? आत्मविश्वास से भरा हुआ व्यक्ति इस तरह का व्यवहार तो नहीं करता। भारतीय जनता पार्टी आज अपने और रोज आपके जो इश्यूज हैं वो बदलते जाते हैं। आप कभी भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान चलाएंगे, वो फुस हो गया। आप परिवारवाद के खिलाफ आप अभियान चलाएंगे, वो खत्म हो गया। आप देश की अर्थव्यवस्था बेहतर करने की बात करेंगे, वो खत्म हो गया। लोगों ने मेरे जैसा व्यक्ति भी कहता है कि आप कहते हैं कि साहब आपके 2 भैंस है तो एक खोले जाएगी, तो मैं पूछता हूं कि दोनों क्यों नहीं खोले जाएगी? जिसको ले जाना होगा वो दोनों ले जाएगा, एक क्यों छोड़ जाएगा? पर आप ऐसी चीजें जो लोगों को सीधे सीधे अपील न करती हो। और एक ऐसी पार्टी के बारे में बात कर रहे हैं जो आप खुद कहते हैं कि 50-60 साल से सत्ता में रही है। क्या 50-60 साल के दौरान किसी का बछड़ा भी खोल के ले गई है? भैंस और गाय तो बड़ी चीज होती है। किसी की बकरी खोल के ले गई है, किसी की भेड़ खोल के ले गई है? वो क्या लोगों ने देखा नहीं है इसको? क्या इस देश के लोगों ने इन चीजों को महसूस नहीं किया? और सबसे बड़ी चीज है कि इस पार्टी का पब्लिक कनेक्ट बहुत कमजोर हुआ है, खासतौर से नेतृत्व का। भारतीय जनता पार्टी आज क्यों बैकफुट पर है? पब्लिक कनेक्ट बहुत ही शून्य है। आज आपने जो भी राहुल गांधी की आपने क्लिप दिखाई, सामान्य एक नेता, निश्चित रूप से राहुल गांधी जैसा व्यक्ति कहीं जाएगा तो अचानक नहीं चला जाएगा, वहां भी सुरक्षा के तामझाम होंगे ही होंगे। लेकिन एक ऐसी बोलचाल, एक ऐसी बातचीत जिससे लोगों से जुड़ने की कोशिश। आप याद कीजिए वो रामेश्वर सब्जी वाले के साथ जो मुलाकात हुई थी। क्या आप इस तरह का कोई भी उदाहरण पिछले 10 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कार्यक्रम शुरू किया था कि अनुसूचित जाति के लोगों के यहाँ जाकर के भोजन करने का? उसकी पोल कैसे खुली कि बाहर से पैक करा करके आप भोजन ला रहे हैं और बैठ के वही खा रहे हैं, और वहां बाकायदे जाजी मोजी बिछा उछा करके एकदम बड़े आलिशान तरीके से। तो क्या आप जनता से जुड़े बगैर आप अपने पॉलिटिकल इलेक्शन नैरेटिव को स्टेब्लिश कर सकते हैं, लोगों के बीच में ले जा सकते हैं? क्या इन बातों को, जो बातें सीधे सीधे उनको अपील नहीं करती या जो उनके जीवन की समस्याओं का समाधान करती हुई नहीं दिखाई पड़ती, उनके बदौलत आप अपने इलेक्शन के नैरेटिव को आगे ले जा सकते हैं? गणित जो चुनाव की गणित है, क्या वो आपके अनुकूल है? किस बिना पर आप इस तरह का विश्वास कर रहे हैं कि 400 के पार और 370 आपको मिल ही जाएगा? कोई ऐसा कारण हो। आज मैं किसी बड़े विद्वान एक चुनावी रणनीतिकार होने का एक दावा करने वाले हैं, उनका एक मैं इंटरव्यू देख रहा था। उनका कहना है कि मुझे कोई वजह नहीं समझ में आती कि बीजेपी 300 से नीचे क्यों जाएगी। तो भाई आपको यह वजह नहीं समझ में आती कि 300 के नीचे क्यों नहीं जाएगी, तो 300 पर क्यों टिकी रहेगी, यह वजह बता दीजिए आप। क्यों 300 इसको मिलेगा, क्यों इतना बड़ा जन समर्थन मिलेगा, ये कारण बता दीजिए। वो भी कारण आप नहीं बताते हैं। ये इस तरह के नैरेटिव चलते नहीं है। मेरा अपना मानना यह है कि सरकार में रह करके आप नारे लगा करके जन समर्थन नहीं हासिल कर सकते। सरकार में रह करके आपको अपने 10 साल का कामकाज बताना पड़ेगा। बिल्कुल। यूपीए ने भी यही किया था, एनडीए ने भी यही किया था। और अगर वो सरकार में 1996 में आए तो उन्होंने 98 में आगे कहा कि मैं ये किया हूं, आगे मैं करूंगा। ऐसा नहीं था कि अपने कार्यकाल की बात नहीं कर रहे थे। 2009 में सत्ता में आने के बाद इस सरकार ने 2014 में जब सरकार में यूपीए जब जा रही थी चुनाव में, तो उसने अपने कार्यक्रमों की बात की कि मैंने आरटीआई दिया है, हम मनरेगा लाए हैं, हम फूड सिक्योरिटी लाए हैं, हम राइट ऑफ एजुकेशन लाए हैं, हम गरीबों के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं, अर्थव्यवस्था के लिए। पूरा उन्होंने अपनी सिजरा प्रस्तुत किया था कि ये चीजें मेरी हैं, अगर आप हमको आगे बढ़ाएंगे तो हम और चीजों को आगे ले जाएंगे। लेकिन यह सरकार तो अपने कामकाज की बात ही नहीं करती है। आपने ढिढोरा पीटा कि साहब ये अग्निवीर बहुत अच्छी योजना है, चर्चा कीजिए आप।
अब क्यों नहीं कहते कि अग्निवीर हम लाए हैं और पूरा देश हमको समर्थन दे, हम अग्निवीर को अच्छे तरीके से लागू कर देंगे? आपने नोटबंदी किया, आप कहिए कि मैं नोटबंदी किया हूं, ये मेरे लक्ष्य थे, हमने पूरा कर लिया, और फिर आगे जाके फिर मैं नोटबंदी करूंगा, अचानक इस तरह घोषणा करूंगा? बात कीजिए। आप इस समय आप कहिए कि आपने क्यों नहीं आप कोरोना के सर्टिफिकेट से फोटो क्यों हटा लिया भाई? अगर वो इतना बड़ा निर्णय आपका था, एक ऐसी कंपनी से आप लोगों का टीकाकरण करा रहे थे जो अद्भुत था और अप्रतिम था, तो क्यों हटा दिया आपने? आप क्यों नहीं खंडन करते कुछ जो कंपनी दावा कर रही है, गलत दावा कर रही है? तो या माफी मांगी, या सार्वजनिक तौर पे माफी मांगी कि हमने गलती की, कहिए गलती हुई सरकार से। तो सवाल ये है कि आप एक ऐसा माहौल बनाने का प्रयास, इस देश में कौन सा टीकाकरण हुआ जिससे पैसा लगा है? हम भी 6 का टीका लगवाए अपने बचपन में, आज भी निशान है मेरे पास। हम तो पैसे, मुझे तो नहीं याद है कि मेरे गार्जियन ने कोई पैसा दिया होगा। आगे चल करके हमने अपने बच्चों का टीकाकरण कराए हैं, हमको तो नहीं याद है कि हमारे किसी बच्चे के टीकाकरण का पैसा लगा है। और आप एक टीकाकरण लेकर के, जिसमें लोग पैसा दिए हैं जी, कई जगहों पर लोगों ने पैसा देकर अलग अलग कंपनियों का टीका लगवाया है, और आप दावा करते रहे हैं कि नहीं। तो जनता कुछ मामलों में बोलती नहीं है, लेकिन उसके एहसासात उसके साथ रहते हैं जी। इस कारण से सरकार की स्थिति है कि वह रोज रोज अपने बयान बदल रही है, और आने वाला जो चरण है, जहां पे मुख्य संघर्ष है इनका, जो जिसके आधार पर, जिनके समर्थन के आधार पर ये पार्टी सत्ता में आई, उसको रोके रखना बहुत इनके ऊपर बड़ी राजनीतिक जिम्मेदारी है। कितना कर पाएगी, ये तो बहुत बड़ा सवाल है। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जरा जल्दी हमारे साथियों के बीच आकर इस प्रोग्राम को समाप्त किया जाए। जरा प्रेम कुमार जी, ये बताइए कि बिहार हो या उत्तर प्रदेश हो या झारखंड हो या उधर महाराष्ट्र या बंगाल, पश्चिम बंगाल, हर तरफ अगर देखिए तो अब 3 चरण, यहाँ पर क्या कुछ दिखाई देता है आपको? क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी जैसे जैसे पूरब की तरफ आप बढ़ेंगे तो गणित गड़बड़ाता हुआ नजर आता है भाजपा का। बिहार में अभी ये माना जा रहा है और कहा जा रहा है, जब से वो रोड शो इन्होंने किया है प्रधानमंत्री ने, उस समय से एक तस्वीर जो आई है उसी रोड शो में नीतीश कुमार की और मोदी जी की, उस तस्वीर के बाद से नीतीश कुमार के समर्थक और जो हैं उनमें काफ़ी नाराज़गी देखी जा रही है, ये कहा जा रहा है बिहार में। और उधर पश्चिम बंगाल में एक नहीं बल्कि 2 खुलासे हो गए। वहाँ जो विराजमान हैं वहाँ के राज्यपाल, उनके ऊपर एक और खुलासा आज हो गया है, मॉलेस्टेशन का केस FIR तक दर्ज करवा दिया गया है। तो पश्चिम बंगाल की हालत, महाराष्ट्र की हालत, इन सबको अगर मिला के देखा जाए तो 3 फेज कहाँ देखते हैं? राजीव जी देखिए, जो बाकी के 3 पेज है उसमें भी कुछ नया नहीं होगा, उसकी गति तीव्रता थोड़ी कम बेसी हो सकती है। और हमें जो लग रहा है जिस तरीके से चुनाव आगे बढ़ रहा है और बैकफायर कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी के हर स्टेप बैकफायर कर रहे हैं। जैसे आपने बिहार का उदाहरण दिया, बिहार में वाकई बहुत गुस्सा है, नीतीश कुमार के प्रति भी है और नीतीश कुमार को खिलौना वाला कमल फूल देने वालों के प्रति भी है। तो ये गुस्सा साफ तौर पर है, कार्यकर्ता स्तर पर है। पहले तो लोक जनशक्ति पार्टी और बीजेपी और जेडीयू के बीच में लग रही थी, लेकिन अब बीजेपी जेडीयू में भी है, जिसका बुरा परिणाम चुनाव में दिखेगा। और हम तो कह रहे हैं कि अलायंस तो कोई भी स्कोर करता नहीं दिख रहा है, अब बीजेपी भी स्कोर नहीं कर पाएगी आगे, ये हालात बनते दिख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में देखिए जो बाकी सीटें हैं, इसका एक उदाहरण से आपको अभी हम बताएं। अभी एक तस्वीर चल रही है कि अमित शाह जी से वो श्रीकला जी की मुलाकात हुई है जौनपुर में, जो उम्मीदवारी जिनकी खत्म कर दी गई थी, धनंजय सिंह की पत्नी। अब ये सोचिए, धनंजय सिंह जेल चले जाते हैं जब वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, और जब टिकट कैंसिल हो जाता है उनकी पत्नी का तो जेल से बाहर आ जाते हैं। और अब ये तस्वीर दिख रही है कि श्रीकला जी जाकर के अमित शाह से फूल का आदान प्रदान हो रहा है। तो ये जो बात है, हो सकता है, लेकिन ये पूरा खेल इससे समझ में आ रहा है कि बीजेपी कितनी डरी हुई है कि एक सीट को मैनेज करने के लिए कितना बड़ा खेल खेल रही है। तो ये तस्वीर वास्तव में पूरी गुप्त रणनीति का खुलासा करती है और उसकी तस्दीक करती हुई ये तस्वीर है जी। एक और बात हम देख रहे हैं कि अभी खबर है कि थोड़ी देर पहले ये IPL मैच देखने के लिए
महिला पहलवान और साथ के पहलवान साथी बजरंग पुनिया दूसरे 5 लोग गए। वो अपना टिकट लेकर के देखना चाहते थे, लेकिन उनको नहीं देखने दिया गया, आईपीएल देखने नहीं दिया गया। यानी मतलब उसने क्या गुनाह किया? खिलाड़ी खेल नहीं देखेगा तो और कौन देखेगा? लेकिन खिलाड़ियों को खेल देखने नहीं दिया गया, कोई कारण नहीं। पुलिस जबरदस्ती उनको न अंदर जाने दे रही थी, न बाहर निकलने दे रही थी। और अब थोड़ी देर बाद पहले जब वो बाहर आए हैं तो उन लोग अपनी स्थिति बता रहे हैं। तो ये सिर्फ दिल्ली में घटी घटना नहीं है, ये घटना उसी किस्म की घटना है जो तस्वीर आप थोड़ी देर पहले चर्चा कर रही थी कि कैसे देखो संविधान खत्म हो रहा है, कैसे मारा जा रहा है लोगों व्यक्ति को इसलिए कि आप बीजेपी को वोट नहीं दोगे। ये वैसी तस्वीर है। भाई महिला खिलाड़ी जिसने आवाज उठाई, और महिला खिलाड़ी जिसके लिए पुरुष खिलाड़ी ने आवाज उठाई, आवाज उठाना इतना बड़ा गुनाह हो जाएगा कि खेल देखने से रोक दोगे, स्टेडियम जाने से रोक दोगे। ये एक पूरे देश में लोगों की आत्मा को झकझोरने वाली घटना घटी है। तो जो आप बता रहे हैं, चाहे बंगाल हो, बिहार हो, झारखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, इन प्रदेशों का टोन एक जैसा है। इस बार बीजेपी को आने नहीं देना है, ये टोन है। और इसके बावजूद कि उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, इसके बावजूद कि बीजेपी संसाधनों से परिपूर्ण है और बहुत मजबूत है, लेकिन ये सारी मजबूती हवा होती दिख रही है जमीनी स्तर पर, क्योंकि जनता इस बार इन निरंकुश सत्ता को और बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। ये निरंकुशता के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए और अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वतंत्र वातावरण, भय मुक्त वातावरण हो, इसके लिए जनता की वेदना, जनता की जागरूकता एक तरह से जाग गई है जनता। जी बिल्कुल। कैसे एक तरफ जनता है और दूसरी तरफ प्रशासन है जो लगातार चुनाव न लड़े इंसान, उसके लिए प्रत्याशी न खड़े हों, उसके लिए जो भी तिक्रम करना हो, जो भी जितनी भी मेहनत करनी हो कर रहे हैं। श्याम रंगीला, आखिर नामांकन खारिज हो गया। प्रशांत टंडन जी, चुनाव लड़ने नहीं देना है तो नहीं देना है। और श्याम रंगीला की बड़ी इच्छा थी कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने खड़े हों, चुनाव लड़ें। टोटल 55 उम्मीदवारों ने नामांकन किया था, जिसमें से 32 रिजेक्ट हो गए हैं। एक नाम उसमें श्याम रंगीला का भी है और मात्र 14 उम्मीदवार सामने अब धरातल पे नजर आ रहे हैं अभी तक। अभी चुनाव आयोग का ही वेबसाइट देख रहा था मैं, उसी वेबसाइट पे टोटल 55 हैं, एक्सेप्टेड जो हैं वो 14 हैं और रिजेक्टेड 32 हैं। ये अभी तक का, और जिसमें श्याम सुंदर उर्फ श्याम रंगीला, इनका ये इंडिपेंडेंट कैटेगरी और वाराणसी से, और इनका स्टेटस रिजेक्टेड। क्या कहेंगे राजीव जी? जो पहली बात तो कि सोशल मीडिया पे जो हंसी मजाक चलता है, क्योंकि श्याम रंगीला एक कॉमेडी आर्टिस्ट हैं और वो नरेंद्र मोदी की मिमिक्री करते हैं, तो बहुत हंसी मजाक ये भी चल रहा है कि 2 कलाकार एक कंस्टिट्यूंसी में कैसे लड़ते। लेकिन ये हंसी मजाक के अलावा अगर उनके कागज पूरे थे तो उनको चुनाव लड़ने देना चाहिए था। उनका ये जो है नैतिक और संवैधानिक अधिकार है कि चुनाव लड़ने देना चाहिए था जी। दूसरा ये कि देखिए, ईवीएम पे कितने कैंडिडेट आ पाते हैं एक ईवीएम पे, और अगर 2 ईवीएम लगती हैं तो मतदाता कंफ्यूज होता है। तो ये शायद ये भी रखा गया होगा कि एक ही ईवीएम मशीन में सब निपट जाए। अब इसकी जांच होनी चाहिए कि इतना रिजेक्शन कैसे है, क्यों है, किस आधार पर है, और इलेक्शन कमीशन को ये बताना चाहिए कि किस आधार पर उन्होंने श्याम रंगीला या बाकी लोगों को 30-32 लोगों का खारिज किया पर्चा। क्या उनके नॉमिनीज ठीक नहीं थे? क्या उनकी जमानत की राशि ठीक नहीं थी? क्या उनका एफिडेविट गड़बड़ था? क्या वजह है? जनता को भी ये जानने का अधिकार है कि वो क्या वजह है कि रिजेक्ट किए गए।
तो मुझे लग रहा है कि ये शायद कहीं एक बाध्यता होगी कि एक ही ईवीएम लगानी पड़े, क्योंकि ज़्यादा कैंडिडेट होते हैं 2 ईवीएम लगती है। अब उस 2 ईवीएम में मोदी साहब का नाम कहाँ होता है, तो सारी जद्दोजहद इस बात की है कि रिकॉर्ड बने वगैरह। दूसरी बात, चुनाव आयोग का ओवरऑल रवैया बहुत चिंताजनक है। वो वोटिंग परसेंटेज 4%, 5% बढ़ा देते हैं, 3-4 दिन बाद डेटा आता है, एक्चुअल नंबर्स नहीं आ रहे हैं, काउंटिंग कैसे होगी उसकी प्रक्रिया क्या, कि सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप तो किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो हस्तक्षेप किया वो सिर्फ वहां तक किया कि इलेक्शन पिटीशन दायर करने की प्रक्रिया आसान हो जाए। चुनाव की प्रक्रिया कैसे है, कितनी पारदर्शी है, कितना उसमें फ्रॉड नहीं हो सकता है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने छेड़ा नहीं है, उसको उस पर हस्तक्षेप नहीं किया। बीच चुनाव बहुत ज्यादा हो भी नहीं सकता मूलचूल परिवर्तन, लेकिन निगरानी जरूर हो सकती है। मैं निगरानी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी जिसकी चर्चा सुनील शुक्ला जी कर रहे थे, एक सर्वे कंपनी के हैं जो बीजेपी काफी करीब हैं, उन्होंने फिर कह दिया कि 2019 के तरीके का वोट पड़ रहा है। अब चुनाव के बीच में उनका इंटरव्यू आता है और वो एक ऐसे चैनल में आता है जो कि बीजेपी का और मोदी साहब का समर्थक चैनल है। ये जो सर्वे कंपनी है वो भी उनके करीब मानी जाती है। तो कहीं ये किसी नंबर को जस्टिफाई करने की, उसकी स्वीकार्यता बनने की कोशिश तो नहीं है, कैंपेन का हिस्सा तो नहीं है। एक शक होता है जी। और ये शक बहुत से लोग जाहिर कर रहे हैं और बहुत वाजिब शक है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के जो तीनों महानुभाव हैं उनको उनके न मुंह में जबान दिखाई देती है, ना वो ठीक से सुन पा रहे हैं। बार बार विपक्षी पार्टियां जा रही हैं, उनको शिकायत कर रही हैं, मतलब खुद नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि जी मैं हिंदू मुसलमान नहीं करता हूँ, फिर कर रहे हैं। तो इलेक्शन कमीशन को ये आवाजें क्यों सुनाई नहीं देती, बड़ी चिंता की बात है। तो सुप्रीम कोर्ट को कोई ना कोई व्यवस्था करनी चाहिए कि ये 3 महानुभाव वहां बैठे अशोक रोड की बिल्डिंग में, इनके ऊपर कोई ना कोई निगरानी हो, क्योंकि इनकी एक्टिविटीज बड़ी संदेहास्पद हैं, सस्पिशियस है। क्योंकि जो व्यक्ति अगर ट्रांसपेरेंट नहीं होगा, लुक छिप के काम करेगा, तो वो संदेह के घेरे में आएगा। और इलेक्शन कमीशन के साथ वही हो रहा है। मैं अकेला नहीं जो ये कह रहा हूं, बड़े बड़े सुप्रीम कोर्ट के वकील, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट, बड़े पत्रकार, सब लोग ये बातें कर रहे हैं कि चुनाव आयोग की जो गतिविधियां हैं वो बड़ी संदिग्ध हैं, कि वो कितने दिनों बाद का पोल डेटा देता है, क्यों बढ़ा देता है, वो फिगर्स क्यों दे रहा है, एक्चुअल नंबर्स क्यों नहीं दे रहा है। ये सब बातें हैं जो कि काबिले गौर हैं राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी चीज़ें चुनाव आयोग से रिलेटेड, फिर नामांकन से रिलेटेड, नामांकन पत्र दाखिल करने जाते हैं लोग, और अगर पहली बार, जैसे श्याम रंगीला का कहना है कि मैं गया, जब सुबह सुबह गया तो मुझसे लिया गया और पर्ची ले ली गई और फिर मैं बाहर आ गया। मैं तो नेता नहीं हूं, और अमूमन नेता ऐसा ही करते हैं, 5 मिनट में वो बाहर आ जाते हैं। जब बाहर आया फिर मुझे ऐसा लगा कि कहीं कोई गलती तो नहीं है। फिर जाकर के दोबारा पूछा तो फिर डीएम साहब ही गायब थे, डीएम साहब नहीं थे। फिर अब देख रहा हूं कि रिजेक्ट हो गया। तो पता ही नहीं चल रहा है इतने लोगों का, अगर 40 मतलब 55 में से और 32 लोगों का रिजेक्ट कर दिया गया है, मात्र 14 हैं। और ईवीएम की जो आप बात कह रहे हैं कि हाँ एक ही ईवीएम में काम हो जाए, ये सारी चीज़ें, और क्या स्पेशली यहाँ पर कुछ स्पेशल डिसीजन लेने का या स्पेशल कुछ वहाँ निर्देश दिया गया है कि एक ईवीएम से ज़्यादा का इस्तेमाल ना हो, इसलिए जितने भी आए उनको खारिज कर दो। जो भी हो, यहाँ पर इलेक्शन कमीशन को, क्योंकि उसके ऊपर लगातार संदेह के बादल जो हैं वो आ रहे हैं, छा रहे हैं, तो इसलिए ये करना जरूरी है कि कम से कम राज्य से लोग इतना तो समझे कि सब कुछ पारदर्शिता के साथ चल रहा है, ये चुनाव पारदर्शी तरीके से चल रहा है। कुछ जोड़ना चाह रहे हैं प्रशांत जी, फिर सीधे मुकेश जी के पास क्लोजिंग कमेंट के लिए आना चाहता हूँ। एक ईवीएम का जो बैलेटिंग यूनिट होता है राजीव जी, उसमें अधिकतम 16 कैंडिडेट आ सकते हैं, 14 रखे गए हैं। वही बात मैं कह रहा था कि फिर दो मशीन लगती हैं, बैलेटिंग यूनिट 2 लगती हैं,
पैरेलल 3 लगती, 4 लगती, अगर ज्यादा कैंडिडेट होंगे, इससे बचा गया है शायद। जो भी हो, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कम से कम चुनाव आयोग। जी सुनील जी जोड़ना चाह रहा। क्या देश के किसी अन्य संसदीय क्षेत्र में इसको इंश्योर किया गया है कि 16 से अधिक न हो? क्या अब तक जितने चुनाव हुए हैं उसमें कोई ऐसा संसदीय क्षेत्र नहीं है जहां 16 से अधिक उम्मीदवार नहीं है? बिल्कुल है, प्रशांत जी सही कर रहे हैं। दूसरी चीज, जो आरोप, जो जिस आधार पर श्याम रंगीला का आपने नामांकन खारिज किया कि आपने जो शपथ की प्रक्रिया होती है उसको आपने पूरी नहीं की, तो शपथ की प्रक्रिया कौन पूरी कराता है? निर्वाचन से जुड़े हुए लोग, निर्वाचन अधिकारी। जी बिल्कुल। और अगर आप ये कहते हैं कि आपके नामांकन पत्र में एफिडेविट नहीं था, तो इसको तत्काल जांचने का अधिकार किसको है? आप जब लेते हैं किसी कैंडिडेट का नामांकन का पूरा सेट, आप खुद देखते हैं कि इसमें डॉक्यूमेंट्स हैं कि नहीं है। मुख्य केवल है कि अगर आपके पास जितने आवश्यक प्रस्तावक हैं किसी निर्दलीय उम्मीदवार के लिए 10, वो है कि नहीं है, ये बड़ा सब एक प्रश्न होता है। दूसरा कि आपने जो जमानत राशि है वो आपने जमा की है कि नहीं। ये 2 प्रमुख जिम्मेदारियां हैं उम्मीदवार की। बाकी जितने कारक हैं उसको इंश्योर करना निर्वाचन कार्यालय की जिम्मेदारी है कि इसमें सभी डॉक्यूमेंट्स लगे हुए हैं और जितने जिन स्थानों पर हस्ताक्षर होने चाहिए थे वो हस्ताक्षर है। अगर आप अपूर्ण नामांकन पत्र किसी से प्राप्त करते हैं तो ये जिम्मेदारी निर्वाचन कार्यालय से जुड़े हुए लोगों की है। इतना बड़ा फौज फाटक किस बात के? फिर आप ढंग से मंगा लीजिए सबका, या लोग आम एक जगह जमा कर दें। अगर एक निर्वाचन अधिकारी आरओ बैठता है, उसके सारे लोग उपस्थित होते हैं, अपने सभी सीट जमा करते हैं, तो प्रक्रिया किस बात के लिए? जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्या कहेंगे इस पे मुकेश जी, क्लोजिंग? ये बहुत बड़ा सवाल है राजीव। जिस सवाल की तरफ बनारस में जो हमने देखा, ये बहुत बड़ा सवाल है। और निश्चित रूप से जो प्रशांत का सीधे सीधे अंदेशा है कि भैया एक बैलेट यूनिट तक आप उसको जो है वो लिमिटेड रखने के लिए आपने ऐसा किया है। बैलेट यूनिट में 16 नाम है, 16 में से 14 आपने रखे, एक नोटा हो जाएगा और उसके बाद भी एक खाली बचा लेंगे आप। अब रही बात इसकी कि यही चीज आप ये मनमाने तरीके से जो है वो नामांकन रद्द करने की जो इससे भी बड़ी घटना थी वो तो सूरत में हो चुकी है जी। और देख लिया ब्यूरोक्रेसी ने, हमें कुछ नहीं होने वाला। अब उसके बाद क्या होगा? चुनाव आयोग तो सोया हुआ है, मरा हुआ है, नशे में है। चुनाव आयोग ने तो क्लियर कट और सीधी सी बात है भाई, चुनाव आयोग की तो आज की स्थिति ये हो गई कि भारतीय जनता पार्टी का एक्सटेंडेड आर्म है। दुख होता है ये कहते हुए, लेकिन दिख तो यही रहा है। भारतीय जनता पार्टी अकेले नहीं चुनाव लड़ रही है, उसके साथ चुनाव आयोग है, उसके साथ ईडी है, उसके साथ आईटी है, उसके साथ ये एनआईए है, सब तो है उसके साथ। और इसके बावजूद उसकी स्थिति कमजोर दिख रही है। अब यहां देखिए, एक्सिस वाले गुप्ता जी सीधे सीधे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला है। इन चैनलों के लिए वो खुद एग्जिट पोल कर रहे हैं, इन चैनलों के लिए वो बाद में जो है वो जब ये चुनाव की वोटिंग खत्म हो जाएगी 1 तारीख के बाद तो इन चैनलों में नजर आएंगे और क्या टेम्पो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों भाई? चैनल को इस तरह के शो करने का अधिकार कैसे मिल सकता है? अगर आपने, चुनाव आयोग ने एक बार ये कंडीशन डाल दी है कि अब मतदान शुरू हो चुका है, चुनाव प्रचार खत्म, यहां के बाद से आप एग्जिट पोल नहीं कर सकते, तो फिर आपने उनको ये छूट इनडायरेक्टली कैसे दे दी? वो है कौन? उनकी क्या पहचान है? सवाल ये है। और ये सवाल क्या फालतू कर रहे हैं हम लोग? नहीं भाई, हम चाह रहे हैं कि चुनाव आयोग सजगता से काम ले, चौकन्ना रहे, देखे कि लेवल प्लेइंग फील्ड बरकरार रहे। आप देखिए, ये चुनाव चौथा चरण हो चुका है, अभी तक हम लोगों को कहीं से भी ये दिखा कि चुनाव आयोग के अंदर कोई संवेदनशीलता मौजूद है? बची है तो छोड़ ही दीजिए, मौजूद है कहीं नहीं। सिवाय आप इस ढंग से चुनाव का संचालन कर रहे हैं तो कोई जरूरत ही नहीं जरूरत चुनाव आयोग की। बंद कर दीजिए, वहां ताला लगा दीजिए, करा लेगा अपने डीएम जो कराते बनेगा उसको। फिर चुनाव आयोग की जरूरत क्या है? और अगर चुनाव आयोग बैठा है तो भैया इस चीज को देखो, जिस वीडियो की आपने बात की, जिसपे एक्शन चुनाव आयोग ने लेने की बात की,
बाकायदा सुप्रिया सिन्हा जो है उसको हमें कहने में क्यों गुरेज होना चाहिए? हम कह सकते हैं, हम भले वीडियो ना दिखाएं, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि सुप्रिया सिन्हा ने उस वीडियो को कांग्रेस की तरफ से उसे पब्लिक में डाला है, बेहद दुखद और अफसोसनाक बताया, और बताया है कि देखिए साहब, इस तरीके से चुनाव लड़ा जा रहा है। जी। आप बताइए मुझे, ये तरीका है? अभी कल को आपसे कोई कहे कि भारत में रह रहे हो, यूपी में रह रहे हो, तो इनको वोट नहीं दोगे तो लो तुमको मारते हैं, भारत में रह रहे हो तो इनको वोट नहीं दे रहे तो तुमको मारते हैं। तो कहीं राशन ही क्यों दे रहे हो? बिजली दे रहे हैं इसके लिए मार दो हमें, पानी दे रहे हो उसके लिए मारो, सब कुछ तो वही दे रहे हैं, फिर उन्हीं की सरकार दे रही है। यानी अगर ऐसा मतलब इस तरीके से आप देखिए कि किस लेवल पे चला गया चुनाव ये, और ये तमाम बातें सिद्ध करता है। इस लेवल पे जाने की सबसे बड़ी वजह यही है कि बीजेपी को साफ दिख रहा है कि वो उसके हाथ से तोते उड़ चुके हैं। बहुत कुछ चुनाव के पहले दिख चुका था, जब चुनाव शुरू हुआ था, जिसकी बात मैंने अभी थोड़ी देर पहले की थी, और उसके बाद जो भी उसमें कोर कसर थी, वह हर चरण के चुनाव में वो स्थिति और पुख्ता हुई जा रही है। पता नहीं अभी 3 चरण बचे हैं, उनमें क्या स्थिति, और ये बीजेपी वाले और क्या क्या कर देंगे, क्या क्या दिखा देंगे, क्या क्या चलते चलते इस चुनाव को, इस चुनावी प्रक्रिया को, इस लोकतंत्र को, संवैधानिक व्यवस्था को और कितना कलंकित करेंगे, सोच के ही बिल्कुल रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि और ये क्या क्या करने वाले हैं। जी राजीव। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी चीजें चुनाव के दौरान अभी होना बाकी है। 3 चरणों का मतदान बाकी है। 20 तारीख को 5वां, और उसके बाद 6वां 25 को, और 7वां 1 तारीख को, और 1 तारीख को ही वाराणसी में भी है चुनाव। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी एक शानदार रोड शो के साथ नामांकन कल दाखिल कर चुके हैं, और इसके बाद आगे की गतिविधियों में वहीं पर वो जो बातें कह रहे थे, उन्होंने तमाम चैनलों को, टेलीविज़न चैनल्स को उन्होंने इंटरव्यू दिए, और इंटरव्यू में उन्होंने जो दावे, जो बातें कही हैं, उन बातों में कहीं ना कहीं उनके ही कहे गए पुराने बातों की याद दोहराती है, और ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी बातों से साफ झलकता है। चुनाव जो है आगे बढ़ रहा है, लेकिन उस बीच इधर 10 किलो एक और बात एक सेंटेंस अब इंडिया गठबंधन की तरफ से हो चुकी है, और आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस थी मल्लिकार्जुन खड़गे और अखिलेश यादव की। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी सब अपने अपने अंदाज से, अपने अपने हिसाब से इस चुनाव में लगे हुए हैं। गर्मी भी बढ़ रही है, लेकिन सियासी गर्मी जो है, उसका तापमान जो है बहुत ऊपर चढ़ा हुआ है। देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मुकेश जी आपका, सुनील शुक्ला जी आपका। जी मुकेश जी जोड़ना 10 सेकंड और लूंगा। ये जो लिंचिंग की घटना है ना, बरेली वाली, जी लिंचिंग ही है ना ये? हाँ लिंचिंग है। पहले लिंचिंग हो रही थी हिंदू मुस्लिम के नाम पे, गाय के नाम पे, हम लोग देख चुके हैं, और इस बार क्या है, दलित को निशाना बनाया गया है। बस इतनी सी बात जोड़नी थी। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत गंभीर मामला है, बहुत ही गंभीर मामला है। इस पर ध्यान देने की जरूरत है, जिस पर जो उस लिंचिंग की तस्वीर आप लोगों ने देखी होगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश जी, बहुत शुक्रिया सुनील जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत जी, डॉक्टर दीपक